हाँ, आवाज ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल का मतलब फैलती हैं, पर अभी तो कॉमन डिसीज की बात करूंगा, उसमें डिटेल जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है एनसीईआरटी में कम्युनिकेबल का है। नॉन कम्युनिकेबल में जेनेटिकल डिसऑर्डर आते हैं, जो आप कहां पढ़ोगे? जेनेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। क्या पढ़ रहे होगे? जेनेटिक्स चालू होगी, अब चालू हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, इस बार इस वीक से चालू हो जाएगी। सर आएंगे तब तक ना। जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर दोनों है ना। क्या जी? वेडनेसडे क्यों? मंडे? अच्छा, तो वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट वीक से तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा नेक्स्ट वीक से ड्रग्स पहले होगा, ड्रग्स के बाद इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन नेक्स्ट वीक में खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, 2-2 घंटे के लेक्चर होते हैं तो 4, अगर 1.5-1.5 घंटे कुछ लेक्चर मिलते हैं तो 5। ठीक है, टेस्ट है तुम्हारा नेक्स्ट वाले वीक में? क्या इसमें है ना, तो मेरे टर्म पे भी आएगा। हाँ, चलो तो अब बात करते हैं हम कॉमन डिसीजेस। तो अच्छा, सबसे पहले तो बात आती है अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट, अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा, डेफिनेशन क्या है हेल्थ की? तो WHO वाली हेल्थ तो मैं बता चुका था आपको, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो इतना आप सब जानते हो, आयुर्वेदा के हिसाब से हेल्थ क्या? कभी किसी वैद्य को दिखाया? वैद्य को दिखाया हुआ ना भाई। वैद्य अलग होते हैं, डॉक्टर अलग होते हैं। डॉक्टर अनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, वैद्य एक्सपीरियंस्ड होते हैं। वैद्य आपको देख के बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, बचा हुआ आपकी नब्ज पकड़ के बता देगा क्या प्रॉब्लम है। वैद्य और डॉक्टर क्या करेगा? 10 टेस्ट लिखेगा, पहले टेस्ट की रिपोर्टें आएंगी, फिर टेस्ट कराएगा, हो सकता है रिपीटेशन कराए, तब थोड़ा समझ पाएगा कि क्या करना है। समझ में आया? ये अंतर है, समझ रहे हो? वैद्य आपका पैसा बचाएगा, डॉक्टर पैसा उड़ाएगा, सिंपल सी बात है। देखो, वैद्य मतलब आयुर्वेदा के हिसाब से, और जीनियस डॉक्टर बनना है तो आपको दोनों नॉलेज रखने पड़ेंगे। अब क्यों रखने पड़ेंगी? क्योंकि ये फ्यूचर की डिमांड भी है। अब वेदांता ने भी, वेदांता डॉक्टर हैं वो आयुर्वेदा और एलोपैथी को कंबाइंड फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं, वहां डिवीजन खुल गया है पूरा का पूरा। हाँ, मेदांता, मेदांता, वेदांता नहीं, मेदांता। हाँ, अच्छा वेदांता, ठीक है, होगा। मैं मेदांता की बात कर रहा हूँ, जो समग्र पूरे एनसीआर सब जगह उसके हॉस्पिटल्स हैं। मेदांता सुना है ना? हाँ, यहाँ पे भी है। हाँ, तो ठीक है, और सभी जगह उसकी ब्रांच। ठीक है, तो वो लोग भी अब एलोपैथी को आयुर्वेदा के संग कनेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो? क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, और आयुर्वेदा का कॉम्बिनेशन करके, मतलब कह सकते हो दोनों का कॉन्जुगेट बना रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल उस पर काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट भी करी इस पर काम करने के लिए। तो वो उनके हिसाब से हेल्थ है क्या? तुमने सुना होगा बात कफ पित्त, टर्म सुने आपने? तो कोई भी आयुर्वेदा वाला व्यक्ति बोलेगा कि अगर आपका बात कफ पित्त इनका बैलेंस है, बैलेंस का मतलब है ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी इनसे फ्री है, बिना कफ के, कफ का मतलब म्यूकस, आपकी सर्वाइबिलिटी पॉसिबल नहीं है। और अगर म्यूकस ज्यादा हो जाए तो निमोनिया हो जाएगा, कफिंग हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, कोल्ड हो जाएगा। तो इनका ना कम होना ना ज्यादा होना, एक बैलेंस होना जरूरी है। समझ रहे हो? बात कफ पित्त में बैलेंस। ठीक है, बात, बात मतलब वायु, वायु मतलब आपका गट, मतलब जीआईटी सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, पित्त पे आ रहा हूं, बाइल। ठीक है, तो बात का मतलब है अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो, आपको मोशन अच्छे से नहीं होते, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो सब दिक्कत ही दिक्कत है ना। ठीक है, जैसे मुझसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर आप, जैसे मैंने बॉन्ड डेंसिटी चेक नहीं कराया, ठीक है, उन्होंने कहा मैंने कहा बॉन्ड डेंसिटी चेक कराना चाहिए क्या? यार फ्रैक्चर इतना तगड़ा नहीं होना चाहिए था ये। ठीक है, तो नहीं, जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आजकल 90% लोगों की बोन में प्रॉब्लम है। मैंने कारण क्या है? ठीक है, मैक्सिमम डॉक्टर ने ही बोला कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है गट, क्योंकि बाहर का खाना खा रहे हैं, गट सबकी खराब है। गट सबकी खराब है मतलब कितना भी कैल्शियम खा लो आप, टेबलेट, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। गट आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आप सही मायने में कैल्शियम विटामिन का एब्जॉर्प्शन कर पाओगे, नहीं तो खा रहे हो निकाल रहे हो, खा रहे हो निकाल रहे हो। ये है मन का वो है सेटिस्फेक्शन कि मैं वो मल्टीविटामिन खा रहा हूं, पर एक्चुअल में नहीं खा रहे हो आप। मैं कैल्शियम के अच्छे अच्छे सोर्स खा रहा हूं, नहीं खा रहे। मैं ड्राई फ्रूट खा रहा हूं, जीरो, कचड़ा करके निकाल रहे हो आप, फर्मेंट करके। ठीक है, एक्चुअल में बॉडी को नहीं मिल रहा, क्योंकि आपकी गट हेल्थ खराब है। और हर आयुर्वेदा, कोई भी डॉक्टर होगा वो पहले क्या करेगा? गट सही करेगा आपकी। कोई भी कभी भी, जैसे किसी को नेचुरोपैथी सेंटर ज्वाइन करना है, जैसे साल में एक बार लोग जाते हैं 15 दिन के लिए नेचुरोपैथी सेंटर, मतलब पूरी साल एकदम फिट रहने के लिए, तो वो क्या करते हैं? उनका पहला ट्रीटमेंट, जब आप पहले जाओगे बॉडी का सारा टेस्ट कराएंगे, टेस्ट कराने के बाद सबसे पहले 5 दिन आपकी गट हेल्थ पर काम करेंगे। किस पर काम करेंगे? गट हेल्थ। गट हेल्थ
अगर आपकी सही है, यानी सारी बीमारियां गट हेल्थ से, गट के बिगड़ने से ही होती हैं। यानी आपका जैसे बात बिगड़ा, बीमारियां चालू। ठीक है, मौत भी आती है तो आने से पहले 4 दिन पहले खाना छूट जाता है। बुढ़ापा आता है तो खाना पहले छूटता है, कम हो जाता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो एजिंग आना स्टार्ट तेजी से हो जाती है। मतलब गट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आयुर्वेदा में पहली लाइन दे रखी है, जिसकी गट परफेक्ट है, समझ रहे हो, वो यंग रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, जिसकी गट अच्छी है वो सूखी रोटी और छाछ से भी सारी एनर्जी निकाल लेगा। ठीक है, और जिसकी गट खराब है उसको तुम ड्राई फूड क्या तुम सब कुछ खिलाते रहो, सब जीरो है। आ रही है मेरी बात थोड़ी समझ में? यानी सारा खेल किसका है? गट का है, गट हेल्थ का है। जिसकी गट हेल्थ परफेक्ट है, समझ रहे हो, वो एक्चुअल में परफेक्ट है। जिसकी गट हेल्थ सही नहीं है वो सब बेकार है। ठीक है, तो आयुर्वेदा इसी पर काम करती है कि बात, कफ और पित्त। अब पित्त की बात आती है। पित्त का मतलब बाइल, बाइल का मतलब जिगर, जिगर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, कितना तेरे जिगरे में कितना दम है, मतलब लीवर तेरा कितना स्ट्रांग है। जिसका लीवर जितना स्ट्रांग है समझ लो उतनी उसके अंदर पावर है भाई। नहीं आया क्या भाई? पावर वाले, ठीक है, तुम जो भी फूड खाते हो, अच्छे फ्रूट्स खाते हो, पावर उन्हीं में। ड्राई फ्रूट्स खाते हो, पावर उन्हीं में। तो तुम्हारा लिवर ही खराब है तो तुम क्या, समझ रहे ना मेरी बात? कितना भी घी खिला लो आपको, ठीक है, मैं घी से ताकत आती है भाई, गाय का घी खा ताकत आती है, पर घी तुम डाइजेस्ट कर पाओगे? तुम्हारा लिवर ही खराब है तो, हाँ या ना? बेकार। यानी बिना लिवर के कुछ भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी का मैनेजर है। तो बात, कफ, पित्त, इन तीनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस है तो आप हेल्दी हो, बैलेंस नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हो। वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, टॉपिक कौन सी बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट्स के हिसाब से हेल्थ है क्या, ये समझो। ठीक है, गट का डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, क्या? नहीं नहीं अभी नहीं, वो तो मैं बाद में करूंगा। हाँ, तो मैं बता रहा था, ठीक है, इवोल्यूशन अगली बार होगा। उसके बाद बायोटेक मैं शायद हो सकता है मैं कंप्लीट करा के ही जाऊं। नहीं समझ में आया? चाहे वो 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, मैं घर नहीं जाऊंगा, मतलब समझ गए ना मेरी बात? हाँ हाँ, मतलब वो कंप्लीट होने के बाद ही फिर तरुण सर को बुलाऊंगा मैं। कोई दिक्कत? ले लोग ना लगातार। ठीक है, अगर हो सकता है, अगर टेस्ट नहीं हुआ तो संडे को बुलाऊंगा, टेस्ट हुआ तो मैं नहीं बुलाऊंगा। अरे इस संडे को नहीं, जब मेरा टर्न आएगा, इवोल्यूशन के बाद जो टर्न आएगा बायोटेक का, उसकी बात चल रही है, जनवरी लास्ट। क्या? किसमें? 26 के बाद वाला संडे आएगा, 26 जनवरी के बाद वाला संडे जो आएगा उसकी बात चल रही है ना भाई। 26 जनवरी, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद वाला जो आएगा, उसके बाद वाले की भी बाद वाला जो आएगा, हाँ उसके बाद वाले की भी बाद वाला जो आएगा, यस। 12 फरवरी के आस 11 12 फरवरी के आसपास आएगा। उस संडे को दे दोगे ना मुझे एक संडे? फरवरी की बात चल रही है ना? ठीक है, बस एक संडे की कहूंगा। नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक दिन और डिले कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन तो हम यहां से भी ले लेते हैं भाई। हेल्थ है क्या? इट इज अ बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। क्या है बैलेंसिंग? मतलब पूरी बायोटेक एक साथ कराऊंगा, मतलब 1 और 2 एक साथ चैप्टर कंप्लीट करते हुए। 1 के अंदर हम प्रोसेस की बात करेंगे, 2 के अंदर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो बीच में गैप नहीं रखेंगे, कंटिन्यू खत्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर। ह्यूमर मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड, ये तो आप जानते ही हो, बॉडी फ्लूइड। अच्छा, बॉडी ह्यूमर के अंदर कौन कौन से सर्टेन बॉडी ह्यूमर आ जाते हैं इनकी बैलेंसिंग? तो मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी बोलती है ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल। एनसीईआरटी बोलती है येलो बाइल, येलो बाइल। एनसीईआरटी बोलती है कफ, एनसीईआरटी बोलती है ब्लड। ब्लैक बाइल का मतलब है
ब्लैक पर्सनैलिटी मतलब एक तरीके से फीवर। येलो वाला आप जानते हो, कफ आप जानते हो, ब्लड आप जानते हो। इनके अंदर अगर आप बैलेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हो तो आप हेल्दी हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? इनको होम्योस्टैटिक सिस्टम में मेंटेन कर पा रहे हो तो आप हेल्दी हो, नहीं तो आप हेल्दी नहीं हो। सिंपल सी बात है। और ये तो कह दिया अभी, मेंटली, फिजिकली, सोशली अगर आप वेल बीइंग हो तो आप हेल्दी हो। खाली फिजिकली हेल्दी होने से काम नहीं बनेगा। कोई डाउट? तभी तो कहते हैं कि आपको एलोपैथी के संग संग आयुर्वेदा का भी नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा करना, जब डॉक्टर हो तो डॉक्टर के इस फील्ड के अंदर आप जितनी एडिशनल नॉलेज ले सकते हो, जितनी नेचुरल चीजों के संग आप मतलब ये सोच के मत ट्रीटमेंट करना कि इसको बार बार बुलाना है, बार बार फीस लेनी है, इसको निचोड़ लेना है ढंग से। नहीं आया क्या? ऐसा मत सोचना। क्या सोचना? या एक बार जाए और सही होकर के ये इतना नाम फैलाए कि वो 50 को लेकर के आए। ये सोचोगे ना तो बहुत फायदे मिलेंगे यार। थोड़ा पॉजिटिव होके काम करना। तो मैं सच कह रहा हूं, तुम मतलब हर तरीके से ग्रो करोगे। ठीक है? तो थोड़ा थॉट प्रोसेस सही रखना, गलत तरीके से पैसा मत कमाना। ये हर बार इसलिए बोलता रहता हूं तुम्हारे दिमाग में भर जाए कि हमें गलत काम नहीं करने। समझ रहे हो ना? सही सही बोल रहा है? सही सही बात है ना? हाँ। क्या विदेश जा रहे हैं? कौन कौन जा रहे हैं? तो जाएगा ना, पीजी के बाद जाएगा स्पेशलाइजेशन के लिए। पीजी तो यहीं से करेगा ना, वह कर लेगा यहीं से, इसे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? 1-2 साल के लिए जाते हैं ठप्पा लगने के लिए, फिर समझ रहे हो, फिर रिटर्न होकर के इंडिया में खोलेंगे। अब बिहार में जरूरत है भाई। हाँ, अब आ जाओ। पैसा यहाँ खूब है, पटना में खास तौर से। समझ में आया? तो जाने की जरूरत नहीं है, यही यही स्टार्ट करो। अब आ जाओ सब। अरे तुम समझे नहीं समझे? तुम में से बिहार के कितने लोग हैं पटना आसपास के? पटना आसपास के कसम खाना कि दूर मत जाना, यहीं खोलना। थोड़ा सा उन्नति यहां भी करो। समझ में आया? निकल मत जाना बाहर, जहां जरूरत है। आ जाओ। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक। सबको पता है क्या हमारी हेल्थ किससे इफेक्ट करती है भाई? अगर किसी को कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो इफेक्ट करेगी ना। सीधी सी बात है। किसी को कोई इन्फेक्शन हो जाएगा तो इफेक्ट करेगी ना। हाँ है ना? हाँ बेटा बोल। ठीक है? या आपकी लाइफ स्टाइल, रात के 4 बजे सोते हो, सुबह 12 बजे जगते हो, समझ रहे हो, एक्सरसाइज जीरो, बाहर का खाना खाते हो, नहीं आया क्या, समोसा खाते हो, कभी कभी खा लो, मैं मना नहीं करता, रोज ना खाओ, रोज ना खाओ। ठीक है? हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, ठीक है? ठीक है? क्या रोज खाता है? रोज मत खाना, मैं सच कह रहा हूं, बहुत खतरनाक है रोज के लिए। नहीं, फास्ट फूड ठीक है, समोसे का जो ऑयल है रोज ही नहीं खाना चाहिए। वापस आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात पीछे? तो सिंपल सी बात है, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ के लिए। क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, एक सेलेक्ट करना होगा जो नहीं इन्वॉल्व होता। कर लोगे, 3 आपको याद रहेंगे। याद रहेंगे ना? अवर हेल्थ कैन बी मेंटेन्ड बाय, ये बताने की जरूरत है? जरूरत है। जानते हुए भी हम नहीं जानते इन चीजों को। समझ रहे हो? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, हाँ या ना? पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, हाँ या ना? हाँ या ना? कितने दिन है, कितने लोग हैं जो कई दिन से नहीं नहाए? ये लग रहा है नहीं नहाया। हाँ, आज ही नहीं नहाए ना? हाँ 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 हाँ। आज ही नहाए हो? आज लग रहा है नहीं नहाए हो। चलो आ जाओ। रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करते हो? अगर तुम करना स्टार्ट कर दो ना, सिर्फ 15 मिनट, तो एग्जाम के अंदर अपना जलवा देख लेना। मैं सर 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15, हाँ, पशु नमस्कार 15 मिनट, कुछ भी करो, रस्सी कूद लो। तुम्हारी अगर रिटेन करने की एफिशिएंसी ना बढ़ जाए तो मुझे बता देना, गारंटी बोल रहा हूं मैं। ठीक है? अवेयरनेस अबाउट डिसीज एंड देयर इफेक्ट, जैसे मैंने आपको एसटीडी में बताया था, एड्स और एसटीडी खतरनाक होते हैं। ठीक है? अगर जरा भी सिम्टम नजर आए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, प्रॉपर जांच कराओ। ठीक है? और ट्रीटमेंट लो। वैक्सीनेशन मैं कहता भी हूं, जो जो वैक्सीन अवेलेबल है उनको तो लगवाओ। समझ रहे हो ना मेरी बात? और सर्विकल कैंसर की मैंने सबको बोल दी है,
खुद भी ध्यान रखना और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में भी ध्यान रखना। जो भी घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, ठीक है, उनको बताओ क्या वैक्सीन आ गई है, इसको लगानी चाहिए। फ्यूचर में अगर कोई कैंसर की बेटर वैक्सीन आती है तो सबको यूज करना चाहिए। कई कई लोगों को तो भाई 12 साल पे जो वैक्सीन लगती है, लगी है तुम्हारे? कई नहीं लगी होंगी, मुझे बता, 3 साल क्या छोड़ देते हैं लोग, ठीक है भाई। मॉस्किटो से बचना है, हाँ या ना? क्योंकि भाई जरूरी है कोई और भाई मेंटेन हाइजीन ऑफ जो भी खा रहे हो पी रहे हो, ठीक है, प्रॉपर चीजें से हाइजीनिक कंडीशन में। क्या खाता है? एडवांस है थोड़ा सा, सैनिटाइजर यूज करता है, ठीक है, कोई नहीं। सैनिटाइजर ज्यादा ज्यादा अच्छा नहीं, ठीक है, सैनिटाइजर तो है, एल्कोहल है। अब यहां से कहानी चालू होगी। मैं अक्सर एक मूवी की बात करता हूँ, वो दिमाग में बैठी है मेरी, साउथ की मूवी है ना, साउथ का हीरो था, वो जा रहा था एक मतलब कुछ गुंडों की गाड़ी बगल से निकली, कीचड़ उसके ऊपर आई और एकदम टेंशन ले गया, यार मैं तो डिस्कम्फर्ट हो गया। हाँ है ना, ऐसे कुछ, मैं पूरी एग्जैक्ट मुझे वर्डिंग नहीं पता, वो डिस्कम्फर्ट हो गया था। और डिस्कम्फर्ट होने से कहता है मैं कंफर्ट तभी होऊंगा जब इनकी ढंग से सुताई कर दूंगा, ठीक है। तो ढूंढो कौन है ये, ठीक है, पता लगाया, बहुत बड़े गुंडे हैं वो, तो वो कहीं कहीं किसी को मारने जा रहे थे, पहुंच गया, हीरो है, हीरो तो बुझाएगा ही ना, ठीक है, हीरो अकेला ही बहुत है, ठीक है। तो हीरो गया, सबको खूब ठोक पीट के, ठीक है, अब वो कंफर्ट हुआ, अब मैं कंफर्ट हुआ, नहीं आया क्या? तो डिस्कम्फर्टनेस भी खतरनाक होती है। जैसे मानो आज किसी को मैंने डांट दिया, किसको डांट दिया, सब तुझे ही डांट दिया, नहीं नहीं वो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो, मान लो किसी को डांट दिया, ठीक है, मान लो जिस पर किसी फर्क पड़ सकता है, और वो सोचने बैठ गया इसी बात को, यार सर एमनी सर ने को डांटना नहीं चाहिए था, फालतू में डांट दिया, ठीक है, सबके सामने बेइज्जती कर दी, शाम तक सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा, क्योंकि तुम बच्चे हो, छोटी छोटी बातों से इफेक्ट कर देते हो, ठीक है। और उससे क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ, तुम इतना सोचा तुम डिस्कम्फर्टनेस में चले गए, ठीक है, डिप्रेशन एकदम नहीं आता, डिस्कम्फर्टनेस। और उसका असर कहां होगा, तो तुम मेंटली डिस्कम्फर्ट होगे तो नो डाउट तुम्हारे ऑर्गन भी क्या हो जाएंगे, उसका इफेक्ट ऑर्गन पे पड़ेगा। जब ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ेगा तो धीरे धीरे ऑर्गन की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी और तुम बीमार बनना होना चालू हो गए। ये तो बीमारी है, बीमारी सोच से आती है। विपरीत परिस्थितियों में भी कि तुम्हारी सोच पॉजिटिव है तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, और फेवरेबल कंडीशन में भी तुम्हारी सोच नेगेटिव है तो तुम बीमार पड़ जाओगे, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो? तुम नेगेटिव चीजों को बस फोकस करना चालू कर दो, कोई भी ऐसी चीज तुम इरिटेट होते हो, नेगेटिव चीजें, तुम उन्हीं को देख रहे हो बार बार, उन्हीं को समझ रहे हो, उन्हीं को सुन रहे हो, उन्हीं को सोच रहे हो, तुम मर गए, कुछ नहीं, तुम आज जिंदगी आधी कर ली तुमने। और तुम्हारे अंदर थॉट प्रोसेस ये है कि मैं नेगेटिव को सोचूंगा ही नहीं, नेगेटिव को देखूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा, पॉजिटिव देखूंगा, पॉजिटिव लोगों से मिलूंगा, नेगेटिव लोगों से दूरियां बनाऊंगा, पॉजिटिव लोगों, तुम्हारी जिंदगी डबल हो गई। ये फैक्ट है भाई, ठीक है, और ये तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तुम इसी फील्ड के इंसान हो। क्योंकि आधे से ज्यादा डॉक्टर तुम्हारे पास साइकोलॉजिकल आएंगे, ठीक है, रियलिटी बीमारी नहीं है। अब तुम उसने नहीं 50 चीजें बताई, तुमने दवाएं दे दी, तुम और मर जाएगा वो। तुम्हें सिर्फ क्या करना है, कम से कम दवाएं दे करके, विटामिन सप्लीमेंट दे करके साइकोलॉजिकल उसको ट्रीट कर देना है, ठीक है। समझ, तू ये 4 गोली खा ले, तंदुरुस्त हो जाएगा 4 दिन के अंदर। तो गोली भी तुमने दे दी, विटामिन की है, मीठी गोली जो भी तुमने दे दी, ठीक है, गारंटी मेरी है तू तंदुरुस्त हो जाएगा, वो 100% वो तंदुरुस्त हो जाएगा, समझ रहे हो? सब कुछ यहां से हो रहा है, रियलिटी है सब कुछ। तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा एकदम जुनून, पागलपन, सब कुछ यहां से हो रहा है, ठीक है। और ये अगर तुमने कंट्रोल कर लिया तो तुम चीज निकल जाओगे। ये मेडिकल फील्ड में बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर तुम डिस्कंफर्ट होते हो तो सीधा ऑर्गन किस पर इफेक्ट आने वाला है इसका, सीधा वर्किंग ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, सीधा इफेक्ट आएगा वर्किंग ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। करेक्टराइज बाय सम साइन, भाई डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा, कुछ साइन पेशेंट बताएगा, ठीक है, सिम्टम साइन डॉक्टर देखेगा, सिम्टम पेशेंट बताएगा, उसके बाद डॉक्टर एनालिसिस करेगा कि इसको साइकोलॉजिकल बीमारी है, रियलिटी में कोई ऑर्गन की बीमारी है, किस टाइप का इसको डिसऑर्डर है, उसको फिर मेंशन करके वो कंटिन्यू आगे करेगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसीज, डिसीज कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल का मतलब समझते हो, जेनेटिकल डिसऑर्डर, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, वो कॉन्जेनाइटल है, ठीक है। एक्वायर्ड जो आप जन्म लेने के बाद बैक्टीरियल, वायरल, समझ, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, शराब अल्कोहल पीने की वजह से डिसऑर्डर, डायबिटीज, डायबिटीज कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है, पर मोस्टली एक्वायर्ड होती है, आपकी लाइफ स्टाइल डायबिटीज को लीड करती है। समझ, डिपोजिशन ऑफ फैट, समझ रहे हो ना मेरी बात, अगर लीवर और पेनक्रियास के आसपास फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है तो इनका सीक्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तभी तो आज की डेट के अंदर डाइट बड़ा रोल प्ले कर रही है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो डिपोजिशन ऑफ फैट ज्यादा नहीं होना चाहिए, और स्पेशली
ठीक है, लिवर पेनक्रियाज इन ऑर्गन के आसपास ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो सीक्रेशन पर हिंड्रेंस क्रिएट करता है, जिससे डायबिटीज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम दो टाइप के डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं, कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल हम डिटेल में कहां पढ़ते हैं, जेनेटिक्स के अंदर चालू होने वाले हैं। एक्वायर्ड हम यहां पढ़ने वाले हैं। यानी डिसीज को अगर मैं क्लासीफाई करूं तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, दो, कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड। कोई डाउट? एनसीईआरटी बोलती है कॉन्जेनाइटल के लिए, क्या बोलती है कॉन्जेनाइटल के लिए, इट इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक्वायर आफ्टर बर्थ, समझना मेरी बात, एक्वायर आफ्टर बर्थ, जन्म लेने के बाद जिसको आप एक्वायर कर रहे हो, ये आप कहां पढ़ोगे, जेनेटिक्स में। यहां आप क्या पढ़ने वाले हो, एक्वायर। एक्वायर्ड की बात करते हैं तो आप ये जानते हो ये कम्युनिकेबल भी हो सकते हैं और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब है जो एक दूसरे से कम्युनिटी में फैल सकते हैं, नहीं आया क्या, भाई पूरी कम्युनिटी को एक साथ इन्फेक्ट कर सकते हैं, वो कम्युनिकेबल है। वो हेलमेंथिक भी हो सकते हैं। ठीक है, हेलमेंथिक का इन्फेक्शन किससे होता है, सीवेज वाटर से। सीवेज वाटर कहीं, जैसे कहीं बहुत ज्यादा सब्जियां उग रही हैं, सीवेज वाटर लगा दो, वो एक साथ जहां भी सप्लाई होगी, जैसे अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा बग इकोलाई, टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी सी लाइन थी, 5 साल 6 साल हो गए इस चीज को, ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए। बग इकोलाई, बग समझते हो, ये बहुत बड़ी न्यूज थी। ठीक है, बग इकोलाई, इंडिया केस नहीं था, बाहर किसी केस में था, मात्र इकोलाई के इन्फेक्शन से बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु हुई। तोरई, तोरई समझते, तोरई समझते हो, तोरई, अब यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्या कहते हैं, नेनुआ, हाँ तुरई होती है, तुरई, हाँ तो जो भी है हमारे यहाँ तुरई बोलते हैं यूपी में। ठीक है, तो तुरई की, तुरई का कल्टीवेशन, क्योंकि आप जानते हो वहां तो जो कल्टीवेशन होता है बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और सब्जियों को उगाने के लिए इधर इधर, सब्जियों को उगाने के लिए क्या नेचुरल फर्टिलाइजर लगाए, मतलब जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं क्या, नहीं करते भाई, कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी। कॉस्ट को बचाने के लिए, सब्जियों को सस्ता करने के लिए सिर्फ और सिर्फ सीवेज वाटर सप्लाई की जाती है हर जगह, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, समझ रहे हो, कितनी भी विकसित कंट्री की बात कर लो, सब जगह सीवेज वाटर ही लगाया जाता है। अंतर इतना है, कुछ कंट्री में उसको ट्रीट किया जाता है, फिर उसको सप्लाई की जाती है। कुछ कंट्री में कौन ट्रीट करेगा भाई, इतना महंगा कौन ट्रीटमेंट लगा, सीधे उठाओ सीधे डालो। ठीक है, कहां पर, खेतों पर लगाओ सीधे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर सबसे अच्छे होते हैं जो जल्दी से चीजों को ग्रो करते हैं, तभी तो कॉस्ट सस्ती होगी। समझ में आया, तो सीधी सी, तभी मैं कहता हूं जब भी सब्जी खाओ, फल खाओ, कुछ भी ठेल पर खाओ, उठा के डायरेक्ट मत खा जाओ, पहले घर पर लाओ, अच्छे से क्लीन करो बहुत ज्यादा, क्योंकि जितने भी मैं डिसऑर्डर बताने वाला हूं सबका इन्फेक्शन कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, और जहां सिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वहां समझ लो, ठीक है, आप सब्जियों के थ्रू इन्फेक्शन कर रहे हो। समझ गए ना मेरी बात, हेलमेंथीज हो गए, प्रोटोजुआ हो गए, समझना मेरी बात, ये सब किसके थ्रू तो फैलते हैं। आई या नहीं आई, आ रही है ना, हाँ, कभी ठेल में नहीं कुछ लोगों को देखा है मैंने, हाँ क्या कितने भाव दिया, गाजर उठाई, ऐसे नहीं हल्का सा झड़ाई और तौल दे 2 किलो आलू, तब तक 2-4 गाजर के उठा के खा गए, है गाज, हाँ देखो यही मिल गया हमें। ठीक है, तो जो भी है, ठीक है, तुरंत रिफ्लेक्शन हुआ तो एक बार तो खाई होगी तूने, तभी तो। अब सोचो गाजर कहाँ गड़ी हुई है, धरती के अंदर, डायरेक्ट सीवेज वाटर लग रहा है, उसकी जो ऊपर की होती है ना रोम, उस पर सब सिस्ट चिपक जाते हैं, और तो दिखते भी नहीं है इतनी आसानी से, और तुम्हारे पेट में गए, हो गया इन्फेक्शन। समझ में, कभी किसी पार्टी में जाओ, गलती से भी सलाद मत खा लेना, पर्दे के पीछे सलाद जो बन रहा होगा ना, 4 गंदे से लोग बैठे होंगे, एक टब के अंदर सलाद ऐसे ही पड़ा होगा, समझ में आया, अरे नाक की उंगली से नहीं होगा कुछ भी, समझ रहे हो, क्योंकि सलाद पर सीवेज वाटर का, समझ रहे हो, चिपका होगा, वो साफ नहीं करते सलाद को ढंग से, बस मिट्टी मिट्टी हटा लेते हैं, सिर्फ चिपके रह जाते हैं, उठा करके लेकर के काट करके सजा दिया। नहीं आया क्या, होटल में सलाद मत खाओ, घर पर सलाद जरूर खाओ, तो सलाद बहुत जरूरी है, फाइबर, पर साफ करके प्रॉपर तरीके से, समझ गया ना मेरी बात, तो इन्फेक्शन यहीं से फैल रहे हैं। ठीक है, पानी ध्यान रखना साफ सुथरा हो, क्योंकि अभी सर्विस सर को भी टाइफाइड हुआ था, पता हो, ठीक है, टाइफाइड निकला था, तो टाइफाइड होता ही कंटामिनेटेड फूड और वाटर से है, क्लियर है बिल्कुल। तो सिंपल सी बात है, हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, कम्युनिकेबल, जो पूरी कम्युनिटी में फैलती है। अच्छा एक बात बताओ, ये नीट का क्वेश्चन है,
टीवी पर एक ऐड आता था, एड्स नहीं फैलता साथ सोने से, साथ खाने से, हाथ मिलाने से। एड्स नहीं फैलता साथ घूमने से, साथ बात करने से। तो एड्स कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है? नॉन कम्युनिकेबल, कोई डाउट? एकदम बढ़िया। तुझे तो नहीं बोलना चाहिए। नो सर, कम्युनिकेबल का मतलब है ऐसी कोई भी डिसीज जो बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिंथेस, प्रोटोजोआ, इनसे अगर फैल रही है, फंगस, तो ऑल आर कम्युनिकेबल। एड्स कैसे फैलता है? वायरस से फैलता है, वायरस से फैलता है। और जहां वायरस आ गया, कम्युनिकेबल। बैक्टीरिया आ गया, कम्युनिकेबल। हेलमिंथेस आ गया, कम्युनिकेबल। प्रोटोजोआ आ गया, कम्युनिकेबल। फंगस आ गई, कम्युनिकेबल। सोचने की जरूरत क्या है? तो बहुत सारे लोग गलती करके आए थे, ऐसी गलती मत कर दियो। कभी कभी हम ओवर दिमाग चलाने से भी बहुत सारी गलती करके आते हैं। बिल्कुल बेस पर रहो, नॉर्मल रहो, पेपर को सॉल्व करो, दिमाग नॉर्मल दिमाग। ओवर थिंकिंग करने से गड़बड़ कर देते हैं हम। नहीं आया क्या? क्योंकि ओवर थिंकिंग नीट में नहीं करनी, क्योंकि पैटर्न क्या है नीट का? एनसीईआरटी बेस्ड। हमेशा एनसीईआरटी के हिसाब से सोचना चालू किया करो, हमेशा एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ज्यादा आप एडवांस नहीं दिखानी। एनसीईआरटी क्या सोच रही है, एनसीईआरटी क्या बोल रही है, एनसीईआरटी की लाइनें क्या कह रही हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है? तो सीधी सी बात है, एड्स कैसा होता है, कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल? ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे कम्युनिकेबल की। फिर किसकी बात करेंगे, नॉन कम्युनिकेबल की। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। चलो, अच्छा, कम्युनिकेबल को आप इन्फेक्शियस भी बोल सकते हो, और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस बोल सकते हो। ठीक है, इन्फेक्शियस की अगर बात की जाए, इन्फेक्शियस की अगर बात की जाए, स्प्रेड थ्रू, ये बस बहुत सिंपल, इसलिए इसलिए नोट्स ऐसे बनवाता हूं मैं, इस तुम्हें जब भूल भी जाओ ना, तो ये तुम्हें दिमाग में छपे रहेंगे फ्लो डायग्राम। वायरस हो, बैक्टीरिया हो, अरे भाई, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, एक मिनट, बस, और प्रोटोजोआ, और
हेलमिंथीज। समझ गए ना, मेन यही है जो क्या करते हैं, कम्युनिटी के अंदर इंफेक्शन फैला सकते हैं। अच्छा, कैंसर कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कम्युनिकेबल है नॉन कम्युनिकेबल है? डायबिटीज, समझ गए ना मेरी बात, ये एक दूसरे से फैलते हैं क्या? समझ गए ना मेरी बात, एक दूसरे से नहीं फैलते तो नॉन कम्युनिकेबल है। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, पूछा भी यही आता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स, याद रहेगा। अच्छा, यहां की अगर बात करूं तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कैंसर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। कैंसर के अलावा अगर बात करूं तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और जरा बताओ, और बताओ। यस, एलर्जी भी हो सकती है। यस, डायबिटीज भी हो सकती है। और बताओ। यस, ड्रग्स, एनसीईआरटी में दे रखा है, ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज। और बोलो जरा एक आध, बस अब मत बोलो। तुम समझ गए ना, यानी ऐसा कोई डिसऑर्डर जिसके इन्वॉल्वमेंट में कम्युनिटी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है भाई, कैंसर क्या माइक्रोबियल डिसीज से फैलते हैं? एक आध केस अलग है, वो छोड़ो। ठीक है, क्या डेफिशिएंसी डिसऑर्डर जैसे मेरास्मस, क्वाशरकोर, याद आ गया होगा, डाइजेशन में हम पढ़ाते थे, क्वाशरकोर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, मेरास्मस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फूड, फूड। ठीक है, एलर्जी आप जानते हो, आप हाइपर एक्टिवेट हो जाना, डायबिटीज इंसुलिन का सीक्रेट ना होना। ठीक है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज, अभी पूरा मैं पढ़ाने वाला हूं ड्रग्स के अंदर, ड्रग एंड एल्कोहल, यानी अगर कोई इंसान ड्रग और एल्कोहल लेता है तो एडिक्शन, लिवर कायरोसिस, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ठीक है, मूड सिंड्रोम, तो उसी को होंगे जो लेगा, उसके दोस्त को थोड़ी ना हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। फिर 50 टाइप की होती है ऐसे तो, ठीक है, आप समझ रहे हो, इंसुलिन डिपेंडेंट, इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इट इज दैट। हाँ ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डायबिटीज मलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस अलग हो गई, मलाइटस, और मलाइटस भी टाइप 1 टाइप 2, समझ में आ गया। तो ऐसे फिर उनमें भी चीजें होती हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट भी कई तरीके की हो सकती है, जेनेटिकल हो सकती है, या ड्यू टू एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ फैट, प्रॉपर इंसुलिन के सीक्रेट ना होने की वजह से भी हो सकती है। कारण बहुत सारे हैं फिर, ठीक है। या कई बच्चे ऐसे होते हैं जैसे टाइप 2 के अंदर, टाइप 2 से एक तो ओल्ड एज पर होती है, ठीक है, ओल्ड एज पर क्या होता है, मसल्स डिजेनरेट करना चालू कर देते हैं, तो रिसेप्टर गायब होना चालू कर देते हैं। यंग एज पर जो आज के दिन बच्चे घर में बैठे हैं, मोबाइल लिए बैठे हैं, गैजेट्स पे काम कर रहे हैं, तो गेम तो खेलते नहीं है, तो गेम नहीं खेलेंगे तो सीधी सी बात है स्केलेटल मसल्स के अंदर रिसेप्टर का नंबर कम हो जाता है, तो टाइप 2 होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। टाइप 2 समझ गए ना, टाइप 2 का मतलब है रिसेप्टर नहीं है, टाइप 1 का मतलब है इंसुलिन नहीं है। अगर इंसुलिन है रिसेप्टर नहीं है तो भी डायबिटीज हो जाएगी, रिसेप्टर है इंसुलिन नहीं है तो भी डायबिटीज हो जाएगी। समझ गए ना मेरी बात। हाँ, अब बात करते हैं हम, याद याद करना है, अब सुनाना है, अब सब सुनाना है। मैं 4 बैक्टीरियल कराऊंगा, 4 वायरल कराऊंगा, 2 हेलमेंथीज और 2 प्रोटोजोन और 1 फंगल, ये अभी आज ही मुझे सुनाने हैं। प्रोटोजोन में मलेरिया है और एंटमीबा है, वो साइकिल है, लाइफ साइकिल, तो उनमें ज्यादा याद करने का नहीं है, ठीक है। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करूंगा टाइफॉइड की। टाइफॉइड बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है, सब जानते हो। टाइफॉइड कोजिंग एजेंट भी लगभग बच्चा याद कर लेता है, साल्मोनेला टाइफी। और बच्चा ये भी जानता है नॉर्मल के टाइफाइड कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ये भी लोगों को पता होता है अक्सर कर कि विडाल नाम का एक टेस्ट होता है टाइफाइड, विडाल टेस्ट से हम टाइफाइड चेक कर लेते हैं। और एनसीईआरटी में ये भी दे रखा होता है इसके सिम्टम, देखो फीवर सबका सिम्टम है, कोई भी बीमारी होगी बुखार तो आएगा ही आएगा। टाइफाइड गट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, गट। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, अगर एलिमेंट्री कैनाल का इन्फेक्शन है तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल, गट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, आपके लंग्स, समझ रहे हो। अगर कोई एसटीडी है तो रूट ऑफ इन्फेक्शन सेक्सुअल रूट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल, ये रूट है और क्या है, ठीक है। फंगस की बात करेंगे तो फंगस डायरेक्टली स्कैल्प, स्किन के ऊपर डायरेक्टली फंगस फैलती है, रूसी लगभग सभी को होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, 2-4, हाँ, डैंड्रफ सभी को होगा, होगा या नहीं होगा, नीचे वाली क्लास में सबको था इसलिए,
इसलिए मैं मान लेता हूं कि है, पर कई लोगों को नहीं भी होगा। है या नहीं है? किसी को है डैंड्रफ ना हो? नहीं है? पटना में तो होगा ही ना। पटना से डैंड्रफ का क्या संबंध है? तुम अगर अगर तुम किसी भी सैलून पे किसी भी कॉम को यूज कर लेते हो जो हाइजेनिक ना हो तो डैंड्रफ हो जाएगा। तुम एक दूसरे के कॉम यूज कर लेते हो, डैंड्रफ हो जाएगा। तुम एक दूसरे की कैप यूज कर लेते हो, डैंड्रफ हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कॉमन चीजें तुम यूज कर रहे हो। ठीक है, डैंड्रफ एक फंगस है, फंगस को बस स्किन मिल जाए वो ग्रो कर जाती है, स्कैल्प मिल जाए ग्रो कर जाएगी वो। समझ गए ना मेरी बात? तो डैंड्रफ बड़ा कॉमन है, और डैंड्रफ जाता भी नहीं है। इतनी खतरनाक माइसीलियम है, सारे के सारे एकदम फैल जाते हैं बुरी तरह से अंदर तक। शैम्पू तो कोई इसका इलाज है ही नहीं, इसका एक ही इलाज है, क्या है? क्या? वो नीचे के बच्चे में एक बच्चा था, उसने सर देखो डैंड्रफ है ही नहीं मेरे, तो बाल ही नहीं है तो डैंड्रफ कैसे होगा? ठीक है, स्कैल्प तो चाहिए। हाँ, तो सिंपल सी बात है। तो इसके लिए आप किसी भी स्किन के डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। 2 लोशन आते हैं, उनको 4 से 5 बार एक प्रॉपर वे में यूज करना होता है, डैंड्रफ चला जाता है। शैम्पू से डैंड्रफ नहीं जाता, ये एक कंपनियों के कमाने के तरीके हैं। कोई शैम्पू है ही नहीं जो डैंड्रफ कहे कि डैंड्रफ एक्चुअल में चला जाए, कोई है ही नहीं। सब ऐड के तरीके हैं। अब मुझे नाम याद नहीं है, मैं बता दूंगा। ठीक है, 2 होते हैं। एक मतलब कोटा में था तब मुझे हुआ था, तो मैं तुरंत स्किन एक्सपर्ट को दिखाया था। तो उन्होंने कहा एक सॉल्यूशन था जिसको मुझे 1 घंटे पहले लगाना था, और दूसरे सॉल्यूशन से बाल मुझे, ठीक है, क्लीन करने थे 1 घंटे बाद, ठीक है, नहाने के बाद। 4-5 बार रिपीट किया था एकदम। तब डॉक्टर ने मुझसे कहा था कोई शैम्पू है ही नहीं, कुछ तरीका है ही नहीं जो इस फंगस को हटा सके। समझ रहे हो ना मेरी बात? तब उन्हें आ जाओ। तो सबसे पहले किसकी बात करूंगा? टाइफाइड कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया कॉजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये तुम भूलोगे, जो तुम्हें याद करनी है, जो मैं पूछूंगा। सिम्टम सिंपल है भाई, गट से होने वाला रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? एलिमेंट्री किनाल। तो गट से होने वाला इन्फेक्शन है, गट इन्फेक्शन होता है इसके अंदर। और अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, ध्यान नहीं दिया, तो गट में छेद हो जाते हैं, परफोरेशन। इट इज अ डेंजरस, कहते हैं टाइफाइड बिगड़ गया, डेथ हो गई, उसी केस में होती है। ठीक है, विडाल टेस्ट ध्यान रखना है आपको इसके केस में। ये मैंने पॉइंट ही वो लिखे जो आपको याद रखने हैं, ये पॉइंट्स वही हैं सारे के सारे। ठीक है, हाई फीवर, फीवर कितना आता है? 39 से 40 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा मैं। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से इन्फेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वीकनेस हो जाती है, जब भी इन्फेक्शन किसी को होगा देखो बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अक्सर कर हो जाता है लोगों को, गट का है। हल्का सा स्टमक में पेन भी रहता है। ठीक है, हेडेक भी रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, प्यास ना लगना, भूख प्यास ना लगना, वो ये एक सिम्टम है इसके, क्योंकि स्टमक आपका गट काम ही मतलब परमिट ही नहीं कर रही है उस चीज को। मैरी मेलम का नाम, अच्छा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन बताया दिया मैंने। निक नेम टाइफाइड मैरी, किसका निक नेम था टाइफाइड मैरी? मैरी मेलॉन। भाई ये कैरियर थी टाइफाइड की, कैरियर का मतलब है इसको सिम्टम नहीं थे, ठीक है, पर इन्फेक्शन था। वो बड़े प्यार से अपने लोगों को खाना खिलाती थी, मतलब रेस्टोरेंट चलाती थी। ठीक है, और रिटर्न गिफ्ट देती थी टाइफाइड सबको। ठीक है, तो आओ रिटर्न गिफ्ट लेके जाओ टाइफाइड। तभी तो कहता हूं मैस, होटल, हॉस्टल, पर हॉस्टल अच्छे भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मुझे पता नहीं, हाँ अच्छे भी होते हैं। कोटा में तो एक हॉस्टल था, मैं तो अक्सर खाना वहीं खाने जाता था। वो नहीं, वो रिलायंस रिलायंस कह रहा हूँ, वो एलिन डिजिटल खुला था उस रोड पर, सारे खुले हुए हैं, तो वहीं एलिन का ही हॉस्टल था नीचे। हॉस्टल कह रहा हूँ, मतलब उन्होंने ऊपर हॉस्टल था, नीचे मैस थी, उसमें बाहर के लोग भी जा सकते हैं। ठीक है, शायद 100-125 रुपए का खाना होता था, बफे की तरह, कुछ भी खाओ। ओपन किचन थी उनकी, सब कुछ दिख रहा है, कौन कितना हाइजेनिक है, कैसे मेंटेन कर रहे हैं, और वेराइटी ऑफ फूड। ठीक है, तो भाई समझ रहे हो, ठप्पा लगा होता तब, समझ रहे हो, दूसरे ब्रांड का जा रहे हैं दूसरे ब्रांड में खाना खाना है। कोई नहीं, बच्चे भी सब अपने ही होते थे वहां पर भाई, पढ़ तो इनडायरेक्टली रही है ना, तुम कहीं भी पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पर इधर उधर, तो बच्चे भी मिल जाते थे, सारे सब मिलके खाना भी खा लेते थे, खा पी के दोपहर में फिर लौट आते थे हम। तो ठीक है, कि सस्ता खाना था, अच्छा खाना था।
भाई सस्ता हम भी देख लेते हैं ना, और हाइजेनिक मतलब परफेक्ट, क्योंकि बाहर से मंगाओगे तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बस वो जो इतने भी ऑर्डर करते हो, तो भूख लगती थी वहीं चले जाते थे। बहुत बढ़िया था एकदम, और मतलब बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। पर वो रुपए बच्चों से थोड़ा वो थोड़ा ज्यादा लेते थे, मतलब ज्यादा का मतलब उनकी फीस में इंक्लूड होता था, कुछ ऐसा है। बाहर से कोई खाना खाने जा रहे हो तो आप जा सकते हो। तुमने देखा है कोटा किसी ने? देखा है? अब तो खाली हो गया है कोटा भी, बेचारा क्या करें। कोई नहीं। निमोनिया ड्रॉपलेट, ध्यान रखना रूट ऑफ इन्फेक्शन तीन ही हो सकते हैं, सेक्सुअल, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये मत भूल जाना, ठीक है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एरोसोल इन्फेक्शन है, किसी ने छींका, ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में आ गए, तुमने सांस ले ली, तुम्हारे अंदर चले गए, ये तो इन्फेक्शन होता है। तुम समझ रहे हो ना? तो ये थोड़ा केयर करने पड़ती है। ये ध्यान रखना, निमोनिया हमेशा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है, और कोल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लामेशन है। समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोअर का मतलब है इसका इन्फेक्शन हमेशा लंग्स के लोअर पार्ट में होगा, म्यूकस का डिपोजिशन लंग्स के लोअर पार्ट में हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे आपकी आंखें होती हैं, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रेड रेड दिखता है आपका। नेल्स होते हैं, ठीक है, हाथ पाम होते हैं, ठीक है, लिप्स होते हैं, टंग होती है, टंग डॉक्टर देख रहे हैं, टंग दिखाओ अपनी टॉर्च लगा के देखता है। तो इन सब इनमें क्या होता है, ग्रेश ब्लूइश अपीयरेंस आ रही है अगर, ठीक है, कहते हैं ओठ नीले पड़ गए, हाथ फिंगर्स नीली पड़ गई, ठीक है, हाथ पैर नीले पड़ गए, तो मतलब बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बढ़ रहा है, बॉडी टॉक्सिक हो रही है, डेंजरस कंडीशन है ये तो सारी की सारी। तो निमोनिया का पहला सिम्टम है, ठीक है। और लंग्स एक्सरा करके देखते हैं, लंग्स में अगर वो म्यूकस का डिपोजिशन है, सीवियर निमोनिया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो सिंपल सी बात है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इन्फेक्टिव वहीं से लंग्स का लोअर पार्ट इससे इन्फेक्ट होता है। एल्वलाई गेट फिल्ड विद द म्यूकस, समझ में आ गया होगा, रेस्पिरेटरी का लोअर पार्ट। फीवर सभी में आता है, ठंडी सभी में लगती है, कफ हेडेक सभी में होता है, सभी का मतलब जहां रेस्पिरेटरी का होगा। तो लिप्स नेल्स क्या हो जाएंगे, ग्रेश टू ब्लूइश इन कलर। हाँ इसमें, हाँ ठंडी लग के फीवर आना, नहीं बिल्कुल ठंडी लग के फीवर आना, समझ रहे हो, ठंड लग रही है, ठंड, एक तो नॉर्मल फीवर आ रहा है, एक ठंड लग के आ रहा है, ठीक है, ये अंतर है। समझ में आया था ना? समझ में तो आगे पर पूछूंगा भी मैं। हाँ, अब ये कॉमन है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। आज की डेट में डिप्थीरिया किसी को नहीं होता, क्यों? क्योंकि DPT वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटेनस, छोटे बच्चों को होने वाला इंफेक्शन होता था ना, ग्रेइश मेम्ब्रेन बन जाती थी गर्दन के अंदर, बच्चा सांस नहीं ले पाता था, दम घुटती थी उसकी। नहीं आया क्या? पर आज की डेट में किसी को भी डिप्थीरिया नहीं होता, ठीक है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी टॉक्सिन की वजह से ऐसा होता था, ठीक है। तो डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट एक बार बोल तो दो भाई, पीछे बोल दो एक बार, मैं सामने ही देख रहा हूं, फिर से बोलो। आदत बढ़ गई तुम्हें स्क्रीन में देखने की, ठीक है, सामने है फिर भी स्क्रीन में देखोगे, समझ रहे हो? टीचर और स्टूडेंट सामने है पर आदत है स्क्रीन में देखने की। चलो कॉर्नी बैक्टीरियम बोल दो भाई, ये पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं, फिर से बोलो। तुम ऐसे पीछे के पीछे रह जाओगे, तुम आगे बैठा करो, थोड़ा इंटरेक्ट किया करो, ठीक है, समझ गए? हाँ, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी। तो दो मैंने, तीन बता दिए मैंने, पहला बताया मैंने साल्मोनेला टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस, कॉर्नी बैक्टीरियम। अब चौथे पर आ रहा हूं मैं, ठीक है, प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस। कौन फैलाता है? चूहा नहीं फैलाता, चूहे पे मिलने वाला एक पिस्सू होता है, रैट फ्ली, समझ रहे हो, चिनोप्सेला चॉप्सिस, ये फैलाता है, समझ रहे हो। और वो चूहा उसका होस्ट होता है, जब चूहा मर जाता है तो चूहे को छोड़ के भागते हैं ये, और एक्सीडेंटली ह्यूमन के कांटेक्ट में आ जाए तो ह्यूमन को होता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन फैल भी सकता है। ये ह्यूमन को होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये रैट को होने वाली प्रॉब्लम है, पर एक्सीडेंटली ह्यूमन में हो जाती है। और एक जमाने में माइक्रोबियल वेपन्स रहा था ये जिनोप्सेला, सॉरी ये क्या नाम है, यर्सिनिया पेस्टिस। माइक्रोवेव वेपन समझ गए ना मेरी बात? हाँ, युद्धों में यूज होता था, ठीक है। चाणक्य ने इसको बहुत सारे युद्धों में कहां यूज किया है? सेना के अंदर, उनके फूड में ऐसे चूहों को डलवा दिया है,
और सबको बुबोइनिक प्लेग होता है, जो भी उस खाने को खाएगा। बुबोइनिक प्लेग में क्या होता है, आर्मपिट्स होते हैं ना, आर्मपिट्स, ठीक है, एक्सिलरी आर्मपिट्स, ये सूज जाते हैं। बुबोनिक प्लेग, लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो जाती है। सोचो एक सोल्जर जो हाथ नीचे ना कर पा रहा हो, हाथ ऊपर करके भयंकर चिल्ला रहा हो, वो युद्ध कर पाएगा क्या? तो बस ऐसे जीत जाते थे लोग बिना लड़ाई। नहीं आया क्या तरीका है? ये तो चाणक्य नीति है भाई। तो चाणक्य कहते थे अच्छा हम इनसे जीत नहीं सकते तो इनको ट्रिक से हराया जाए, यही तरीका है। आई या नहीं आई? कोई डाउट? पढ़ जाए आगे। क्या हुआ? क्या? हाँ वो जरूरी है भाई, ठीक है। टीचर तो जरूरी है टीचर के लिए, क्यों? वो चीखता है, चीखने से क्या होगा? हाँ, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनलिन का लेवल बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, अंदर ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगी। ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? एनर्जी डीपी, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, डीपीटी। और डीपीटी बढ़ने से क्या होगा? अरे हीमोग्लोबिन से परमानेंट बाइंडिंग कर लेता है, ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घटा देता है। यस, डीपीटी। अगर आपका एड्रेनलिन लेवल बढ़ा हुआ है, आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा हुआ है, तो ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोडक्ट होता है, जानते हो ना? यस, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हाँ, डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। मैं क्या बोला, डीपीटी बोल गया था ना मैं? हाँ, टी इसके चक्कर में बोल गया, डीपीटी, ठीक है, निकल गया होगा। हाँ, बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसका अमाउंट बढ़ते ही ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से परमानेंट बाइंडिंग कर लेता है, और बाइंडिंग करने की वजह से क्या होगा? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घट जाएगी। तो ऐसे इंसान के अंदर हाइपोक्सिया हो जाता है, और हाइपोक्सिया किसको लीड करता है? सब कचरा कर रहे हो तुम लोग। मायोकार्डियल इश्कीमिया, इश्कीमिया किसको लीड करता है? अटैक एकदम नहीं होगा भाई, एकदम रुक रुक रुक, अभी अटैक करवा रही है। वो किसको लीड करेगा? इश्कीमिया। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर, एक दिन एंजाइना, फिर अटैक, और फिर अरेस्ट। नहीं आया क्या? ये कहानी चलती है। इसलिए अगर आप चीख रहे हो तो अंत बड़ा खतरनाक है, तो आपको बीच बीच में डीप ब्रीथ करनी चाहिए। अरे आई नहीं आई? डिसऑर्डर रिवीजन हुए नहीं हुए? ऐसे ही ट्रिकली चीजें रिवाइज कर लिया करो, कभी भी कभी कहीं भी। नहीं आया क्या? वापस आ जाओ। तो सिंपल सी बात है, 4 डिसऑर्डर हो गए। यर्सीनिया पेस्टिस मत भूलोगे, प्लेग के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक डेथ। क्योंकि अगर किसी को इन्फेक्शन होता है तो पहले क्या होगा? आर्मपिट्स में स्वेलिंग आएगी, लिम्फ नोड फूल जाएंगे, ठीक है, फिर पूरी बॉडी पर रेडिश पिंकिश स्पॉट बन जाते हैं, और वो धीरे धीरे टर्न टू ब्लैक। ब्लैक का मतलब है अंत समय आ गया, इट इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। समझ में आ गया होगा? कौन फैलाता है? जिनोप्सेला चियोप्सिस। फीवर सभी में, हेडेक सभी में, इनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी का मतलब आर्मपिट्स की बात कर रहे हैं, रेड पैचेस होते हैं, और लास्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ब्लैक, इट्स कॉल्ड ब्लैक डेथ। ये मेन मेन पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, बस। तो अब मैं पूछूंगा, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। अब पीछे वालों से पूछूंगा, आज इनको भी तो इन्वॉल्व करें। इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, इधर तो मैंने हटा दिया, वायरस लिखा हुआ। इधर क्या देख रहे हो तुम? कुछ नहीं है उसके अंदर, मैंने वायरस कर दिया, बैक्टीरिया पूछ रहा हूं मैं। हाँ, पीछे से कौन बताएगा? हाथ उठाओ। देखो सुनो, बैक बेंचर कितने स्ट्रांग होते हैं, कहते हैं बैक बेंचर बड़े स्ट्रांग होते हैं। बात सही है गलत है? अरे तुम तो कचरा कर रहे हो। हाँ, ये हुई ना बात, एक तो निकला शेर। हाँ, स्टार्ट कर। मैं पूछूं? टाइफाइड कॉजिंग एजेंट, निमोनिया कॉजिंग एजेंट, और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा। दोनों का नाम याद रखना, एनसीआर दोनों के नाम दे रखे हैं। प्लेग कॉजिंग एजेंट, अरे यर्सीनिया पेस्टिस। यस, बैक्टीरिया है वायरस है? बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी, बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं। कौन स्प्रेड करता है इसको? चूहा नहीं करता, चूहे पे ऊपर मिलने वाला छोटा सा, ठीक है, चिनोप्सेला चियोप्सिस करता है, जब चूहा मर जाता है तब, ठीक है। हाँ, ठीक है। और लास्ट में आप बचा कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थरी, कौन सा रोग करता है? डिप्थीरिया। कुछ है?
अब कितने बता देंगे तुम में से? उधर देखते क्यों हाथ उठा रही है? तू बताएगी नहीं बताएगी? नहीं पूछ तो ना, देख तो ना कितने बता सकते हैं। मुझे डर रही है वो, उधर देखो उसकी शक्ल, डर रही है वो। कैसे पूछ लूं मैं? पूछूं? बता देगी? कोशिश कर, बैठ के बता दे। यस, डर किस, देखो देखो सुनो यार, डर निकाल दो, कुछ नहीं है, समझ रहे? दुनिया में कुछ है नहीं, डर निकाल दो, बिंदास होके बोला करो। हाँ, ये गलती तो होगा क्या है? कॉर्निवेक्टियम डिप्थरी, बिल्कुल सही। यार्सिनिया पेस्टिस, बिल्कुल सही। अब एक और बच्चा कोई? यार इसने हीमोफिला, उसने उसने निमोनिया का बताया भाई, निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ऐसे बोला करना, बहुत बढ़िया। ठीक है, सबसे पीछे बता पाएगी? चारों बता दे किसी बात पर। अब देख लेना, गर्ल्स बता रही है, बॉयज की फिर नंबर आने वाली है। हाँ, नाक मत कटा देना। हाँ, सुनो एक बार, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, दूसरा हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, यार्सिनिया पेस्टिस, बहुत बढ़िया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थरी। अगली बार अच्छे से बताना। अरे चार हैं, बता दे लगातार। अब बता देगा यार, तुम सुधांशु बता देगा तो फिर तुम नाक कटा लोगे अपनी। बता देगा ना, नाक मत कटने दियो, तूने कभी नहीं बता पाया ना तो तुझे पनिशमेंट मिल जाएगा। एक बार को मैं इन सबको छोड़ दूंगा। हाँ, ऐ सुनो, निमोनी, बहुत बढ़िया। हाँ, चिनोप्सिला चियोप्सिस स्प्रेडिंग करता है। चारों गए, बैठो, बहुत बढ़िया। अब 8 सुनूंगा। वायरस 3 है और एक चौथा एड्स, उसको सुनना क्या है? 3 में से एक मैं एसटीडी में बता चुका हूं, हेपेटाइटिस बी, तो कितने बचे? 2। 2 में से एक का कोई नाम ही नहीं है, पोलियो, मतलब पोलियो वायरस, तो बचा क्या? एक। जो एक बचा है वो भी सब जानते हैं कि कोल्ड राइनो वायरस से होता है, तो वायरस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो सिंपल है भाई। कोल्ड कॉजिंग एजेंट क्या होता है? कॉमन कोल्ड राइनो वायरस। ठीक है भाई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फ्लेमेशन होता है, लोअर, अपर, मोस्ट इन्फेक्शियस है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, यानी अपर की बात कर रहा है, लंग्स की बात नहीं कर रहा। कॉमन सिम्टम सभी को पता होते हैं, सभी को कोल्ड होता है। साइकिल 3 से 7 दिन की होती है, हर वायरस की एक स्पेसिफिक साइकिल होती है वो। हाँ, साइकिल नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जिसमें इन्फेक्शन और सिम्टम आने के बीच का पीरियड। और ये लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल हर वायरस की अपनी अलग होती है। लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद ही वायरस जाता है, वायरस को मारा नहीं जा सकता, वायरस को हमारी बॉडी खुद ही ग्रो करने से रोकती है विद द हेल्प ऑफ इंटरफेरॉन। आई या नहीं आई? कोई दवा है ही नहीं जो वायरस को मार पाए, क्योंकि वो पहले से ही मरा हुआ है, क्या मारोगे उसको? समझ गए ना मेरी बात? तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? पीछे तो सही पूछूंगा अब मैं अगला, ठीक है ना, ये हुई ना बात। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, हेपे मतलब लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। ऐसा वायरस जो लिवर में इन्फ्लामेशन कर दे, हेपेटाइटिस है, और इतना तगड़ा इन्फ्लामेशन करके लिवर कैंसर भी कर देता है। ये एसटीडी के अंदर काउंट होता है, मैं बता चुका हूं सारी बातें इसकी। ठीक है, पोलियो वायरस अक्सर कर जहां पर हॉर्स
और जो खच्चर टाइप होते हैं, इनके जो डंक यानी गोबर जो निकलता है, वहां उस इलाके में इसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। वहां थोड़ी प्रिकॉशन रखनी चाहिए। समझ गए ना मेरी बात? तो रूट ऑफ इन्फेक्शन वही होगा, जीआईटी। जीआईटी के थ्रू एंटर करता है। तीसरा, ये करता क्या है, सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, स्टिफनेस ला देता है स्पेशली स्केलेटल मसल्स के अंदर, और लिम्स मसल्स में पैरालिसिस भी हो जाती है। पोलियो तो आप जानते ही हो, इसके लिए एक वैक्सीन आती है, ओपीवी और आईपीवी। ओपीवी जो कि इंडिया में बड़े पैमाने पर चलाई गई थी, समझ रहे हो ना, 2 बूंद जिंदगी के। क्लियर है? एट्यूनेटेड होती है या किल्ड होती है? एट्यूनेटेड, लाइव एट्यूनेटेड, बिल्कुल सही। चलो ये तो खैर पता ही है, इसमें कुछ है नहीं। एस्केरिस, तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको एस्केरिस का कभी इन्फेक्शन ना हुआ हो। बचपन में सभी एस्केरिस से पीड़ित थे। ठीक है, मम्मा पापा से पूछना। तो मैं दवा पिलाई गई थी, एल्मेंडाजोल, टिमिंडाजोल। ठीक है, समझ रहे हो ना? आज भी ले लेनी चाहिए एंटी एल्मेथिक ड्रग। ठीक है, ले लेनी चाहिए। ठीक है, हर 1 साल में एक बार या 2 साल में एक बार तो ले लेनी चाहिए। ठीक है, एस्केरिस आप जानते हो, पढ़ाया था मैंने, मेल और फीमेल होते हैं, गट में होते हैं, रिप्रोडक्शन गट में करते हैं। कभी कभी इनकी ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है गट को ब्लॉक कर देते हैं। नहीं आया क्या? नॉर्मल केस के अंदर ये एब्डोमिनल पेन क्रिएट करते हैं, यानी एस्कैरियोसिस कॉज कर देते हैं। सिंपल सी बात है, सबको इन्फेक्शन होता है, बेसिक है। और मैं पढ़ा भी, कौन कॉज करता है एस्कैरिस? लुम्ब्रिकॉइड। अच्छा, और कंटामिनेशन किसके थ्रू होता है? इसका एग होता है जो सीवेज वाटर में होता है। सीवेज वाटर कहां पर? जहां पर वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं सॉइल में, वहां पर उसको सप्लाई कर दिया जाता है। कंटामिनेटेड फूड से इसका इन्फेक्शन होता है ऑलवेज। ठीक है, इंपोर्टेंट नहीं, वेरी 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 वेरी। मैं नहीं बोल रहा, नीट का किसी भी साल का 4-5 साल का पेपर उठा लो, हर साल लगभग लगभग, बाई चांस किसी एक साल रुका हो, लगभग हर साल एलिफेंटियासिस से क्वेश्चन आया है। या तो ऑप्शन में रख के दिया होगा उन्होंने, या डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होगा, या डायग्राम बेस्ड दिया होगा। 3 तरह के क्वेश्चन देते हैं। तो डायग्राम मैंने डाल दिया है। डायग्राम से ऐसा लग रहा है मेल को इन्फेक्शन होता है, पर साफ साफ एक क्वेश्चन आया है मेल और फीमेल दोनों को होता है। गोनैड से मतलब नहीं है, ये हमारे बॉडी के लोअर पार्ट के लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है। तो बॉडी के लोअर पार्ट में लिम्फ का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नहीं आया क्या? कौन सी प्रॉब्लम? फाइलेरियसिस या एस्कैरिया, या समझ रहे हो? हाँ, या एलिफेंटियासिस। एलिफेंट यानी हाथी पांव रोग कहते हैं। एक दिन में नहीं होता, बहुत लंबा प्रोसेस है, धीरे 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 इसका डिपोजिशन होता है। इंसान को लगता है कि पैर सूज रहा है, उसको चाहे दिखा सकता है, पर वो दिखाता नहीं है। और धीरे धीरे वो स्वेलिंग धीरे बढ़ बढ़ के पेल्विक रीजन तक आ सकती है, और पेल्विक रीजन से गोनैड भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है मेल और फीमेल दोनों को। क्लियर है बिल्कुल? और ये अगर लंबे समय तक ट्रीटमेंट नहीं कराया तो स्टेरिलिटी हो सकती है। कौन कॉज करता है? बाउचेरिया बेनक्राफ्टी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरिया वॉर्म। समझ गए ना मेरी बात? तो बस बॉडी के लोअर पार्ट के लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर जाते हैं? वेसल्स ब्लॉक कर जाते हैं। अरे, उसकी स्लाइड में डालना भूल गया, कर देंगे, बता देंगे। अभी कल की क्लास भी तो है। क्या सही बात है यार। लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है डाइजेनेटिक होती है? और लाइफ साइकिल मोनो या डाई? डाई जेनेटिक, डाई जेनेटिक, यानी 2 होस्ट होंगे, एक ह्यूमन, दूसरा फीमेल, फीमेल क्यूलैक्स। प्राइमरी हमेशा, वो रट्टा नहीं मानना है, ऑलवेज जहां पर सेक्सुअल पार्ट होगा वहां प्राइमरी, पर इसकी पूरी लाइफ साइकिल आपके कोर्स में नहीं है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया? इंडिया के अंदर क्यूलेक्स ही फैलाता है, पर एडीज भी फैलाता है इसको। ठीक है, पर इंडिया में क्यूलेक्स ही फैलाता है, उसी पे क्वेश्चन आएगा। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा क्यूलेक्स और एडीज। ठीक है, ये मैंने एडिशनल ऐड किया हुआ है। यहां तक कोई डाउट है? दे रखा है एनसीईआरटी में, मैंने एक ही लिखा है ना, बैनक्राफ्टाई, बाउचेरिया, स्पेलिंग बोलो। LA
मलाई, ये भी याद रख लेना, ठीक है। बाउचेरिया, मलाई, बैनक्राफ्टाई और फाइलेरिया वॉर्म है, ये तो याद रहेगा ही आपको, ठीक है। बस कितने हो गए? हेलमिंथीस। अब लास्ट बचा हुआ है फंगस। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, जहां डिटेल लाइफ साइकिल कोर्स में होगी वहां याद रखना है। ये तो सब जानते हो। रिंग वॉर्म, टीवी में एक ऐड आता था, याद हो, मंकी होता था, खुजाता था ऐसे, नहीं आया? कार्टून में नहीं, रियलिटी एड में। दांत खाद खुजली मिटाओ, ये लगाओ, क्या था वो? हाँ, और पता मंकी को यूज किया उन्होंने, फिर कोई यूज भी नहीं करेगा उस प्रोडक्ट को, बाद में फिर नहीं आया। प्रोडक्ट ऐसा दिखाओ ना जो लोग गर्व से उसको यूज करें। नहीं आया क्या? अब बंदर खुजा रहा है तो समझ रहे हो, दुकान पे जाकर वो वाला दे देना, बंदर खुजाता है। नहीं आया क्या? सिंपल सी बात है, बिकेगा नहीं प्रोडक्ट, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, शाहरुख खान खुजाता है कहते तो समझ में आता कि हाँ यार वो अच्छा प्रोडक्ट है, वो अच्छा करता है, ठीक है। बड़ा सेलिब्रिटी कोई काम कर रहा है तो है, जालिम लोसन। अच्छा, ये समझो मेरी बात, ये होता क्या है बेटा, ये इसी इसी टाइम, ये टाइम चल रहा है ना ठंडी वाला, फंगस हमेशा ठंड के टाइम पर ही ग्रो करती है, ठीक है। मैंने बताया था आपके जो बालों के अंदर रूसी होती है, डैंड्रफ, इट इज ऑल्सो फंगस, ठीक है। इसके अलावा गर्मियों के टाइम पर देखा होगा लोग, जो पसीना बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, तो फंगस ग्रो कर जाती है, एक तो वो है। तीसरा ध्यान रखना, यहाँ इस समय जाड़ों के टाइम पर क्या होगा, आपके फंगस होगी, ये फंगस ही है, मतलब डैंड्रफ, ठीक है। तीन नाम याद रखने हैं, माइक्रोस्पर्म, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। नॉर्मली हाईली इन्फेक्शियस है। हाईली इन्फेक्शियस का मतलब है तुमने किसी का कॉम यूज कर लिया, हो जाएगी तुम्हें, एक दिन का भी चला गया ना सर बालों पर, हो जाएगी, ठीक है। किसी के कपड़े यूज कर लिए, किसी की टॉवल यूज कर ली। लड़कियों में अक्सर नहीं होता है कि एक महंगी ड्रेस है, अब एक बार फोटो खिंच गई है उस ड्रेस में, अब तो पहनना बेकार है, तो दोस्त कहती है तू तो एक बार फोटो खिंचा चुकी है, अब इस बार मैं अपने घर वाली पार्टी में पहन के जाऊंगी इसको। होता है ना ऐसे, होता है ना, हाँ। फिर वो उसको वो यूज करती है, दो तीन पार्टी में फोटो खिंचा लेती है, फिर वो बेकार हो जाती है। फिर कोई तीसरा कहता है, ठीक है, समझ में आया, लड़कों में क्या है, कुछ नहीं। क्या? अच्छा, भाड़ा पे भी चलता है, और खतरनाक है ये तो, भाड़ा वाला खतरनाक है, भाड़े पे नहीं यूज करना चाहिए। कोई पता नहीं वो ड्रैगलिंग करके दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कहते तो हैं पर बड़ा मामला खराब है। समझ गए ना मेरी बात? ऐसा कोई भी क्लॉथ जो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आता है, अपना ही यूज करना चाहिए। समझ में? डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो अपना ही यूज करो। आई या नहीं आई? लड़के तो बहुत हॉस्टल में करते हैं, तेरी टंगी अला उठा के पहन जाता हूं मैं, है ना? हाँ, हॉस्टल की तो हालत बहुत गंदी होती है यार, हॉस्टल की लाइफ ही अजीब सी होती है। कमरों में जाओ तो लगता है कि गंदगी फैला रखी है बुरी तरह से, सांस लेना दुर्लभ हो रहा है। ऐसे ही होता है क्या? हॉस्टलों की स्थिति बहुत खराब है, बच्चों ने खराब कर रखी है। चलो, तो सीधी सी बात है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन समझ में आ गई ना भाई? स्किन कहां ग्रो करती है? ये स्किन, नेल्स और स्कैल्प के ऊपर, सॉइल के थ्रू फैल सकते हैं, टोबल्स के थ्रू, क्लॉथ के थ्रू, और कॉम, ये टर्म डायरेक्टली पूछे जाएंगे। आपने किसी का कॉम भी यूज किया है तो अभी इजीली ये स्प्रेड कर जाती है। कौन स्प्रेड कर जाती है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। अब बारी आती है पूछने की, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? वो तो बता देगा। डाउट है पूछने में क्या? चल थोड़ा आंखें आंखें बंद कर ले पहले, एक बार दिमाग में घुमा ले ये बात। क्या समझा है तुम लोगों ने? क्या समझा है? अब देखो, इसी बात पर मैं बोलता जाऊंगा, तुम फटाक रिस्पॉन्स देते जाइयो। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड कॉजिंग एजेंट। सुन रहे हो सारे के सारे? साल्मोनेला, टाइफी। एक बार तुम भी बोल दिया ना इसके बाद, ठीक है? सही बोले तो, गलत बोले तो नहीं बोलना है, ठीक है? हाँ। गलत बोले तो तुरंत रोक देना है इसको, ठीक है? इसको पनिशमेंट मिल जाएगा, ध्यान रखना। समझ रहे हो? हाँ, ये गड़बड़ करेगा पनिशमेंट। हाँ, ध्यान से सुनना। नंबर 2, निमोनिया कॉजिंग एजेंट, प्लेग कॉजिंग एजेंट। वाह, स्प्रेड थ्रू, स्प्रेडिंग किसके थ्रू होती? जिनोप्सिला चियोप्सिस, ठीक है।
अच्छा, डिप्थीरिया कॉजिंग एजेंट, ये 4 बैक्टीरियल हो गए। अब वायरल की बात करें, कॉमन कोल्ड, बात बाकी के सिंपल हैं, ठीक है। पोलियो, पोलियो वायरस, ठीक है। HIV आप जानते ही हो वो, ठीक है। अब आ जाओ, अच्छा टाइफाइड के केस में कितना फीवर आता है? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अच्छा, टाइफाइड के सिम्टम क्या क्या हैं? बस लॉस ऑफ एपेटाइट और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, बहुत सही। बस बस, कौन सा टेस्ट? ये दोनों के दोनों, या तो आगे बैठा करो, ध्यान से सुना करो, तुम्हें सुनवाने के लिए तो कर रहा हूं, तुम बताते भी नहीं हो, सुनते भी नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, याद कैसे होगा? एक बार सुनो ध्यान से, तभी याद हो पाएगा, सुनने से याद हो जाएगा, ये पक्का है। हाँ, विडाल टेस्ट हो गया। चलो, अब बात करते हैं हेलमंथीस, ठीक है। 2 हेलमंथीस बताए थे मैंने, ठीक है, ठीक है। एलिफेंटियासिस, और ठीक है, ठीक है। अब इसके आ जाओ, फंगस, रिंग वॉर्म, और कुछ बचा? सिंपल है यार, अभी तुम बैठो, इस फालतू में अब, और टिपिकल होंगे तब से पूछते ना, अब तो सभी बता देंगे अब तो। हाँ, स्टार्ट करो भाई, अब यार से पूछ चली। अब बीच बीच में पूछेगा ये, समझ लेना, टिपिकल करेगा ये अब। पेस्टिस, ठीक है। कौन ये? बैक्टीरियम डिप्थरी, बैक्टीरिया डिप्थरी, हाँ। चला के ये लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन करेगा, मैं, मेरी कोशिश रहती है बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, जिससे कि आगे बता पाए। बीच बीच में से पूछ रहा है, उसको डाउन कर रहा है। मॉस्किटो, प्लेग, एडीज कहां से आ गया? प्लेग कौन फैलाता है भाई? अभी बताया था, चूहा, उस पर मिलने वाला पिस्सू, जिनोफसेला चियोप्सिस, जो सेंगिवोरस होता है, उसके खून को चूसता है। फिर डेंगू, क्यूलैक्स, बैठो नीचे। अब क्या पूछे तुमने, सब गड़बड़ कर दी, बैठो नीचे। तुम भी बता दो इसी बात पे, पूछो 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 पूछो, अरे तुम पूछो ना, टिपिकल करके पूछो उससे। निमोनिया, अब तू सिम्टम के बेस पर पूछ, और टिपिकल कर उसके लिए, सिम्टम पूछ। कोई नहीं, आगे। ये आया हुआ है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हाँ ठीक है। अपर, अपर निमोनिया, लोअर, कोई नहीं, हाँ। कॉमन कोल्ड, कौन इन्फेक्ट इन्फेक्ट करता है? राइनो वायरस, ठीक है। और पूछ। माइक्रो, अब उसको एलवेंथीस पर आओ, सिम्टम पूछो। सिम्टम उसे भी याद नहीं है अभी मुझे पता है, सिम्टम उसको उसको भी याद नहीं है, ठीक है। देखो, एस्कैरियसिस में होगा तो एब्डोमिनल पेन होगा, इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो जाएगी, ब्लीडिंग भी हो सकती है, समझ रहे हो, कॉमन सिम्टम है इसके। हाँ, बाउचेरिया बेनक्राफ्टी के अंदर लोअर पार्ट का जो लिम्फेटिक सिस्टम है ब्लॉक कर जाएगा, लिम्फ का डिपोजिशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होगा, जी सिम्टम है। आइए नहीं आई, बैठो नीचे, बहुत बढ़िया, ठीक है। तुम में से कौन बताएगा? ठीक है, बता देगा तू, क्या पहले से पूछूं मैं? कोई भी एक बता दे, ये बताएगा, ठीक है। सबसे पहले बैक्टीरिया से स्टार्ट करो, डिसीज, डिसीज कॉजिंग एजेंट, बस लगातार चारों बता दो, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, प्लेग, Yersinia pestis spread by Genopsera chiopsis, ठीक है, कॉर्निवैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। अब वायरस पर आ जाओ, वायरस में एक ही है बस, राइनो वायरस। हाँ, अब सीधे हेलमिंथीस पर आओ, हेलमिंथीस, ठीक है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स हो गया। अब आ जाओ एलिफेंटियासिस, ठीक है, इज ऑल्सो कॉल्ड फाइलेरियासिस। इसमें सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम बताओ। लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक सिस्टम लोअर पार्ट के ब्लॉक कर जाते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद फंगस की बताओ, ठीक है, रिंगवॉर्म, ठीक है, यस, ठीक है, एपिडर्मोफाइटॉन, बहुत बढ़िया, ठीक। अब हो गया, इतने में तो हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोटोजोन डिसीज। प्रोटोजोन में सबसे पहले बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया, मलेरिया कॉजिंग एजेंट कौन होता है? मलेरिया कॉजिंग एजेंट कौन होता है? मैं आना प्लीज, ऐसे बोलोगे, प्लाज्मोडियम। अरे फैज जी, हम तो बाद में आऊंगा, पहले पूछूंगा मलेरिया कॉजिंग एजेंट कौन होता है? प्लाज्मोडियम। अब कितने टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं इनके, ठीक है, 3, एनसीईआरटी में 4 होते हैं, 3। अब बोलोगे प्लाज्मोडियम वाइबैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्लियर है? एनसीईआरटी ने एक बात और बोली है, जैसे इसमें से कौन सा टर्शियन मलेरिया होता है, कौन सा क्वार्टिन मलेरिया होता है, कौन सा बिनाइन मलेरिया होता है, कौन सा मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, किसको ब्लैक वाटर फीवर बोलते हैं, ये वाली बात दे रखी है। तो ये बात ही आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगर मैं बात करूंगा वाइवैक्स, टर्शियन मलेरिया है, क्वार्टिन मलेरिया है? टर्शियन का मतलब होता है जिसमें बुखार हर 2 दिन बाद तीसरे दिन रिपीट हो, फिर 2 दिन बाद तीसरे दिन रिपीट हो, फिर 2 दिन बाद तीसरे दिन रिपीट हो, टर्शियन मलेरिया। क्वार्टिन का मतलब होता है जिसमें बुखार हर 3 दिन बाद चौथे दिन रिपीट हो, नहीं आएगा? हर 3 दिन बाद बार बार, हर डॉक्टर से बोल के, बट बुखार कब कब रिपीट होता है? डॉक्टर साहब रोज तो नहीं आता, हर 3 दिन बाद चौथे दिन बुखार आ जाता है, हर 3 दिन बाद फोर्थ डे बुखार आ जाता है। अच्छा, क्वार्टिन मलेरिया है, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन बुखार आ जाता है। अच्छा, टर्शियन मलेरिया है, नहीं आया क्या? हाँ, पर इतना आप आज की डेट में टेस्ट करा लेते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर मैं वाइवेक्स की बात करूंगा, टर्शियन मलेरिया, क्वार्टिन मलेरिया, अच्छा बिनाइन है या मैलिग्नेंट है? बिनाइन मतलब होता है दयालु, मारेगा नहीं आपको, बुखार आएगा पर मरोगे नहीं। मैलिग्नेंट मार देगा जरा भी गलती की तो, नहीं आया क्या? हाँ, ठीक है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया। अच्छा, क्वार्टिन मलेरिया होता है, क्वार्टिन मलेरिया, क्वार्टिन मलेरिया, ये क्वार्टिन मलेरिया है ना, तो बिनाइन है टर्शियन है, ठीक है, बस क्वार्टिन मलेरिया ध्यान रखना है। हाँ, इसमें आता है मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, ठीक है, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया, ठीक है, बिनाइन टर्शियन मलेरिया, क्वार्टिन टर्शियन मलेरिया, मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। कोई डाउट? याद रहेगा, ब्लैक वाटर फीवर इसी को बोलते हैं जो मैलिग्नेंट है। क्योंकि यूरिन का कलर कुछ कुछ ब्लैकिश जैसा हो जाता है फीवर जब आता है तब, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? सिम्टम टर्शियन का तो टर्शियन तो तीसरे दिन क्या साइकिल आ रही है, किसमें? सिम्टम विम्टम कुछ नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, इसका टेस्ट कराया जाता है। अरे ये टर्शियन क्वार्टिन में डिफरेंस क्रिएट करोगे ना,
कि टर्शीन है क्वार्टिन है, हर 2 दिन बाद तीसरे दिन बुखार आ रहा है या 3 दिन बाद चौथे दिन बुखार आ रहा है, तो ये पहले मालूम पड़ रहा है कौन सा टर्शीन है कौन सा क्वार्टिन है। उसमें भी डिफरेंशिएट करना है तो टेस्ट कराओगे आप, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब अगर ये क्या नाम है फैल्सीफरम निकलता है तो डॉक्टर अलर्ट हो जाता है, फैल्सीफरम घातक होता है, डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फैल्सीफरम तो बिगड़ गया तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। आगे आ जाओ। लाइफ साइकिल आएगी, सब चीजें समझ में आ जाएंगी, सब्र करो। अब आ जाओ, अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करता हूं प्लाज्मोडियम की, ये दे रखी है एनसीईआरटी में। लाइफ साइकिल मोनोजेनेटिक होती है डाइजेनेटिक होती है? लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब है कंप्लीट इन 2 होस्ट, कंप्लीट इन 2 होस्ट। एक प्राइमरी होस्ट होगा, एक सेकेंडरी होस्ट होगा। एक प्राइमरी होस्ट होगा, एक सेकेंडरी होस्ट होगा। अगर मैं प्राइमरी होस्ट की बात करता हूं तो प्राइमरी होस्ट यहां पर कौन होगा जरा बताओ, जहां पर सेक्सुअल लाइफ होगी। सेकेंडरी होस्ट कौन होगा, जहां ए सेक्सुअल लाइफ होगी, वो कौन होगा, सेकेंडरी होस्ट। नहीं आई, समझ रहे हो ना? अच्छा, जो मेरी लास्ट क्लास होगी उस दिन मुझे बताना तुम रिवीजन कैसे चाहते हो, या एनसीईआरटी डीप लाइन के अलावा भी कुछ चाहते हो रिवीजन में? ये तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मैं दूंगा ही पूरे जूलॉजी के, ठीक है, वो कंटिन्यू चलेगा 12th के बाद 11th पूरा पूरा। और क्या क्या चाहते हो मुझे बताना, मैं उसके हिसाब से चीजें और इसको मॉडिफाई करूंगा। मतलब एग्जाम तक तुम किस किस तरीके से चीजें चाहिए तुम्हें, वो चीजें हम लोग अरेंज कर पाए। क्वेश्चंस हो गए, पॉडकास्ट मैं कर दूंगा। क्या चीज, क्या कर दूं उसको? वो तो मर्ज कर लो, एक साथ दे तो रहा हूं ना, मर्ज कर दो, उसमें क्या है, मैं मर्ज करके दे दूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है? वो वैसा रैंडम कर दूं, मतलब मिक्स कर दूं, मिक्स करके एक पूरा शेयर दे दूंगा मैं। हाँ, एक चीज और हम कर रहे हैं, देखो मैं बताऊं, वो अब तुम्हें अलाउड करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता। एक हम लोग बहुत लो कॉस्ट में चीजें बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत कंसेप्ट। जैसे मैंने देखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बायोटेक में किस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जैसे मानो बायोटेक में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हर साल क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुम्हें 100 क्वेश्चन अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के दे दूं तो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल, मैं बायोटेक की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। अगर मैं आरएनए इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन आता है तो मैं 50 क्वेश्चन आरएनए इंटरफेरेंस के दे दूं अलग से, तो तुम समझ रहे हो मेरी बात? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वॉल्यूम और कैपेसिटी से क्वेश्चन आता है, ठीक है, 25 क्वेश्चन ऐसे दे दूं कि बस फिर तो तुम्हें ये उड़ा दो, ठीक है, तो नहीं आएगा मजा, कैसा रहेगा? पर ये एक मैं बताऊं, ये प्रोडक्ट है हम बना रहे हैं, बहुत सस्ता, 10 रुपए 5 रुपए का, हंसना मत, ठीक है, तो ले सकते हो 10-5 रुपए में, एक पेपर 10-5 रुपए का ऐसे, ठीक है। तो ये क्योंकि मतलब समझ रहे हो, ऊपर वाले भी थोड़े से उनको की नया प्रोडक्ट, तो हमने कहा ये प्रोडक्ट तो मेरे दिमाग में आया, सबके दिमाग में आया कि अगर बच्चे को, जो बच्चों की हमें दिक्कत लगी, हमने कहा बच्चों को अगर सब टॉपिक जिनसे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम निचोड़ करके उनकी 50 क्वेश्चन दे दिए जाएं डिफरेंट डिफरेंट वे के अंदर, फोड़ देगा वो तो, ये तो चाहिए उसको ना, थोड़ी मेहनत लग रही है इस पर, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है ना, तो बस ठीक है। वो तो चलता रहेगा, वो चलेगा। कौन सा वाला? 2 हुए ना मेरे तो, अभी नहीं 3 हुए हैं मेरे, ह्यूमन फिजियो तो हो गई ना पूरी, 3 हुए हैं ह्यूमन फिजियो में, 2-2 चैप्टर के 3 किए थे मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ह्यूमन फिजियो मेरी कंप्लीट हो गई। अब मैं एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल के लूंगा मैं, और उसमें टिश्यू वाला तो ले लेंगे। एक्चुअली मैं उस पर यूट्यूब पर उस पर करा रहा हूँ ना, मैं वाईटी पर 11th में मैं स्टार्ट, यहां से जाने के बाद अगला से जो होगा मेरा सेशन लग जाएंगे सारे,
ठीक है, एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर आएगा मेरा। एनसीईआरटी डीप लाइन में 2 चैप्टर बचे हैं मेरे, एक बायोमोलिक्यूल और एक ये क्या नाम है, एनिमल किंगडम। ठीक है, तो पहले एनिमल किंगडम ले लूंगा मैं, समझ ना मेरी बात। वो तो कोई तो हम ले लें वो ले लें एक ही बात है, अलग अलग नहीं है कोई। ठीक है, तो वो ले लेंगे तो हम भी ले लेंगे, दो 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 ले लेंगे, तो अलग अलग तरीके से पूछ लेंगे क्वेश्चन तुमसे। ठीक है, तो वो उसमें कोई वो नहीं है, जितना तुम्हें जो मिल जाए। जैसे बायोमोलिक्यूल के अंदर एंजाइम से क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है। तो तुम्हें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की 25 क्वेश्चन मिल जाए तो समझ गए ना तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब 25 तो नहीं होंगे, 10-12 होंगे उससे। हाँ, मतलब एक घुमा घुमा के पूछ लेंगे वो, जैसे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, बस यही है। ठीक है, तो मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बस मैंने बोल दिया है, वो टाइपिंग में अब उनके पास जो टाइपर हैं उनके पास है, लोड है थोड़ा सा, और आज करके दे देंगे मुझे तो मैं आज रात में डाल दूंगा, नहीं तो कल तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, किसका, वो तो पूरा करूंगा ना, पर 12th के बाद 11th पर आऊंगा ना। ठीक है, तो मतलब फिर भी तुम्हें टाइम है तुम्हारे पास, तुम मुझे अगले महीने तक, यानी इस महीने के लास्ट तक सोच के बताना कि तुम्हारी रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक तो वो तुम्हारे हो जाए, ठीक है, बीच बीच में तुम जो, पर ये लोग वही दे पाएंगे जो यहाँ रहते हैं, जो घर चले जाएंगे तो वो ऑफलाइन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, पर उन टेस्ट को हम सोच रहे हैं क्या, जो यहाँ रहेंगे वो दे लेंगे, जो नहीं रहेंगे उनको कॉपी कैसे भी करके हम ग्रुप पे डलवा करके वहां दे लेंगे, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, ठीक है, ये तो सब में टेस्ट तो पूरे 720 का करवाएंगे जी, हम सब सब्जेक्ट का करवाएंगे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, जूलॉजी में, बॉटनी में, सबका। सही रहेगा ना, हाँ सबका, कुछ ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, पर अभी टेस्ट के लिए दिमाग में मेरे आ रहा है, टेस्ट करवा लेते हैं आपके रिवीजन के तरह वो, और एक एनसीईआरटी डीप लाइन, मतलब पूरी स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं। तो थोड़ा आपसे डिस्कस करेंगे कि आप किस में ज्यादा मतलब अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो चीजें अच्छी निकल आएंगी। ठीक है, कि हम अगले 2 या 3 महीने की स्ट्रेटजी क्या बनाए, जैसे तुम्हें भी फायदा हो जाए। ठीक है, और तुम मतलब ला पाओ, जहां यहाँ हो तो यहाँ पहुंच जाओ, बस यहाँ हो तो यहाँ पहुंच जाओ। ठीक है, तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल, अच्छा सेक्सुअल पार्ट किसमें होता है, मॉस्किटो या ह्यूमन के अंदर, मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज, ANO ही आएगा ना, देख लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत देख लेना, यही होगा ना। अच्छा, एसेक्सुअल की बात करते हैं, एसेक्सुअल कहां पर होगा, ह्यूमन के अंदर। वैसे जब भी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हुआ है किसी भी पैरासाइट के अंदर, तो ह्यूमन में अक्सर कर सेक्सुअल पार्ट ही होता है, अक्सर कर, अक्सर कर, 100% नहीं बोला, पर सेकेंडरी होस्ट अगर कोई आ रहा है तो उसमें समझना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल ही होगी, ये फिक्स है। ठीक है, तो यहां पर ह्यूमन आ जाएगा। अच्छा, ह्यूमन का कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, 2 चीजें ध्यान रखनी, लिवर और RBC। अच्छा, फीमेल एनाफ्लीज जो मॉस्किटो है, इसका क्या इन्वॉल्व होगा मेनली, जिसका इफेक्ट करेगा, सलाइवरी ग्लैंड में तो रहते हैं, मेनली कहां, स्टमक। तो मैं डिटेल जो लाइफ साइकिल आती है वो उसकी आती है, ये समझाऊंगा पूरी, ये वाला पार्ट एनसीईआरटी के डायग्राम में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है भाई, जहां सेक्सुअल पार्ट है मतलब वहां गैमीटोजेनेसिस हो रही है, वहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहां जायगोट बन रहा है, ये तो सेक्सुअल है। ठीक है, जहां एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही है मतलब मल्टीपल फिशन हो रहा है, बिना गैमीट के ही न्यूक्लियस के डिवाइड करने से मल्टीपल सेल बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं लाइफ साइकिल की बात करूं, अच्छा ये नहीं, लाइफ साइकिल की बात करूं, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की बात करूं, समझने की कोशिश करना, एकदम कंसेप्चुअल। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके लिए, ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन, ये क्वेश्चन आएगा। आप क्या बोलोगे, स्पोरोजोइट। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड बिल्कुल सही, पूरा इसका पार्ट हैप्लॉइड ही होता है, बस जायगोट
ये कौन है? बोल दो भाई। लिबर सेल, हेपेटोसाइट्स, बिल्कुल सही। जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो हमारी स्किन को पेनिट्रेट करके उसके ब्लड में से कौन एंटर करेगा ब्लड के अंदर? स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन। ह्यूमन के लिए क्या है? ये इन्फेक्टिव स्टेज है। स्पोरोजॉइट की अगर बात की जाए, स्पोरोजॉइट की बात की जाए तो ये आरबीसी में भाई ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाने के बाद आरबीसी में जाने से पहले ये लिवर में क्या करेंगे भाई? आरबीसी में कौन होते हैं? इम्यून सेल। डायरेक्ट ब्लड में नहीं रह सकते, मार दिए जाएंगे। तो पहले इनको क्या ऐसी जगह चाहिए जहां इनको खाने को मिले और रिप्रोडक्शन करने को मिले, ये अपनी सेना बना पाए, अपनी नंबर बढ़ा पाए, साइजोगोनी कर पाए। साइजोन स्टेज आती है साइजोगोनी, और साइजोगोनी के बाद अटैक करते हैं ब्लड के अंदर। तो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल बाद में चलती है। तो पहले क्या चलेगी? प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकिल। इरेथ्रो से पहले कहां चलती है? लिवर में। लिवर में क्या होता है? खाना। तो खाना खाएंगे, खाना खाएंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे, बस। और कोई काम नहीं करते भाई। और कोई काम नहीं करते भाई। सबसे पहले स्पोरोजॉइट जाएगा, अपने न्यूक्लियस के छोटे छोटे मल्टीपल फिशन करके न्यूक्लियस में तोड़ लेगा। तुम समझ रहे हो क्या? द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर न्यूक्लियस से एक नन्ना मुन्ना क्रिप्टोजॉइट्स या क्रिप्टोमीरोजॉइट्स या मीरोजॉइट्स भी बोल सकते हो, बन जाएगा। बन गया। ऐसे लगभग 1000 क्रिप्टोजॉइट्स या क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनेंगे जो इस सेल को रप्चर करके बाहर निकलेंगे। तुम समझ रहे हो ना? निकल गए। ये जो बाहर निकल रहे हैं ये कौन सी स्टेज होगी? साइजॉन्ट स्टेज। साइजॉन्ट, जिसमें साइजोगोनी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नंबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझना। ये बाहर निकल के रुकेंगे नहीं भाई, फिर दूसरी नई सेल को अपना टारगेट बनाएंगे, फिर तीसरी नई सेल को अपना टारगेट बनाएंगे। यानी इतने बार रोटेशन करेंगे जब तक कि इनकी पूरी फौज तैयार ना हो जाए। इसको क्या बोलेंगे? प्री प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल, प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। नहीं आई क्या? आई या नहीं आई? कोई डाउट? कोई डाउट? अरे बोल तो दो भाई। अब देखो, जब इनकी सेना तैयार हो जाएगी, ये कौन है? नाम तो बोल दो इनका। लगभग 1000, एक दो नहीं होते, एक से 1000 बनते हैं क्रिप्टोजॉइट्स या क्रिप्टोमीरोजॉइट्स। ठीक है, क्रिप्टोजॉइट्स या क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, क्रिप्टोजॉइट्स लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ये बनते जाना, या मीरोजॉइट्स भी कह सकते हो इनको। ठीक है, जब कई बार मल्टीपल टाइम क्या कर लेते हैं? प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल। फिर कहां एंटर करेंगे? ये आरबीसी के अंदर। कहां एंटर करेंगे? ये आरबीसी। आरबीसी में कौन सी साइकिल चलाएंगे? इरेथ्रोसिटिक साइकिल। ये एंटर करेंगे, ये आरबीसी में एंटर किया, ये आरबीसी में, ये आरबीसी में, और ये आरबीसी में। साइकिल कौन सी चलेगी? इरेथ्रोसिटिक साइकिल। कौन एंटर कर रहा है? क्रिप्टोजॉइट्स या मीरोजॉइट्स। कहां एंटर कर रहे हैं? आर बी सी।
अंदर जाते ही ये एक छोटा सा वैक्यूल बनाएंगे, अपने न्यूक्लियस को एक साइड लेकर के जाएंगे, कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेंगे, और थोड़ी देर में ही ये अमीवा अमीवा की तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसको अमीवाडल स्टेज बोलते हैं, ट्रोफोजॉइड स्टेज। और फिर खेल चालू होता है खाने का, तोड़ने का। क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होगा, एच बी, हीमोग्लोबिन। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात। आरबीसी में क्या होगा, एच बी, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन के दो पार्ट में तोड़ेंगे, ग्लोबुलिन और हीम। ग्लोबुलिन को तो डाइजेस्ट कर लेंगे, हीम कन्वर्ट इनटू हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। इन हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, हिमैटिन भी बोलते हैं। मत फाड़ो, कौन था ये, उबासी कौन फैला रहा है, प्रियांशु बेटा छुट्टी होने वाली है। हाँ, तो क्या हो रहा है यहां पर, सबसे पहले सिग्नेट रिंग स्टेज आएगी। कौन सी स्टेज आएगी, सिग्नेट रिंग। फिर क्या आएगा, ट्रोफोजॉइट्स। क्या खाएंगे, ट्रोफोजॉइट्स। हीमोग्लोबिन को खाना चालू कर देंगे ट्रोफोजॉइट्स। जब हीमोग्लोबिन को खाएंगे तो ट्रोफोजॉइट्स समझना, खा लिया हीमोग्लोबिन को इनने, बहुत हो गया। अब ये अपने न्यूक्लियस को फिर से डिवाइड करेंगे छोटे छोटे न्यूक्लियस में, यानी मल्टीपल फिशन, टाइप्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सारे ग्रेन्यूल्स इसके अंदर इकट्ठे रह जाएंगे, ये अंदर ही रह गए, इनसे कोई मतलब नहीं, टॉक्सिक मटेरियल है। ये पायोजेनिक होते हैं, पायोजेनिक समझते हैं ना, पायरोजन, फीवर कॉजिंग, टॉक्सिक मटेरियल है ना, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लगभग 12 से 24 के आसपास ये बन जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये आरबीसी को रप्चर करेंगे। क्या करेंगे, अच्छा एक मिनट रुको, एक स्टेज और दिखा दूं, तुम समझ तो रहे हो ना मेरी बात, सच में, झूठ तो नहीं बोल रहे, तो ठीक है। आरबीसी को रप्चर कर रहा हूं मैं यहां पर। अंदर क्या बन जाएंगे, ढेर सारे, अगेन यही मीरोजॉइट्स बन जाएंगे, जो बाहर निकलना चालू कर देंगे, और जो अगेन आरबीसी को फिर से क्या करेंगे, इनफैक्ट। तो ये कौन सी साइकिल होगी, इरेथ्रोसिटिक साइकिल। हर 2 दिन बाद तीसरे दिन, हर 3 दिन बाद चौथे दिन रिपीट होती है। और ये ग्रेन्यूल्स, ये कौन से ग्रेन्यूल्स हैं, हीमोजेनिक ग्रेन्यूल्स। ये ग्रेन्यूल्स निकलना चालू हो जाते हैं, और यही है इंडिकेटर। भाई यहीं पर ही आपको ठंडी देके बुखार आता है, सिम्टम ऑफ मलेरिया के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बताओ, सिम्टम ऑफ मलेरिया कहां से आते हैं, हीमोजेनिक ग्रेन्यूल्स या हेमेटिन ग्रेन्यूल्स से। कब आते हैं, जब इरेथ्रोसिटिक साइकिल कंप्लीट होती है। कोई डाउट। अब ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, पर एक समय आएगा ये थक जाएंगे, इनमें से कुछ कहेंगे ना अब बस बहुत हुआ, अब हम संन्यास धारण करेंगे, बहुत हो गया, मोह माया। ठीक है, अब उस अवस्था में जाएंगे जहां से मोक्ष मिलता है। समझ रहे हो ना, हाँ समझ में आया। यानी या तो हम अस्तित्व मिटा लेंगे, या हम अपनी आगे की जर्नी किसी और एनिमल के अंदर पूरी करेंगे जिसका टेम्परेचर ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर से कम होगा। मतलब कोल्ड ब्लडेड, मतलब मॉस्किटो। कोई और भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, पर मॉस्किटो इजीली ह्यूमन के ब्लड को सक करता है, तो मॉस्किटो के अंदर उनको एनवायरमेंट मिल जाता है।
करें स्टार्ट जर्नी अगली। आई या नहीं आई? बस जर्नी तो पूरी कर ले, टाइम हो गया। जाओ निकल जाओ, टाइम हो गया, जाओ चलो आ जाओ। अब कुछ क्या करेंगे ना, बहुत हुआ, हम क्या बनाएंगे, गैमीटोसाइट। गैमीटो क्या होते हैं, गैमीटोसाइट, गैमीट नहीं होते, गैमीट बनाने वाले सेल, गैमीटोसाइट, गैमीट बनाने वाले सेल। मुझे तुम गुस्सा दिला रहे हो। तो भाई गैमीटोसाइट क्या होते हैं, ऐसे नहीं निकल के उड़ के बाहर आ गए, ये आरबीसी में एंटर करेंगे। किस में एंटर करेंगे, आर बी सी। अब तो सबके अंदर एनर्जी आ जाएगी। बस लास्ट स्लाइड है ये, आई एनर्जी, यस। ये आरबीसी में एंटर करके छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे या एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। नहीं आया क्या, छोटा सा स्ट्रक्चर एक बड़ा सा, छोटा सा होगा वो सेल क्या होगी, माइक्रो गैमिटोसाइट। एक बड़ा स्ट्रक्चर होगा मेगा गैमिटोसाइट। नहीं आया क्या, आरबीसी के अंदर ही, पर आरबीसी में कुछ नुकसान नहीं करेंगे, बस बैठ जाएंगे, आर बी सी। ये क्या, माइक्रो माइक्रो गैमिटोसाइट। ये क्या है, मैक्रो, यही गड़बड़ कर रहा है, मैक्रो गैमिटोसाइट। माइक्रो वाले कौन से गैमीट बनाएंगे, मेल। मैक्रो वाले कौन से गैमीट बनाएंगे, फीमेल। पर क्या ह्यूमन में ये प्रोसेस हो सकती है, अब कोई मॉस्किटो आएगा, ह्यूमन के ब्लड को सक करेगा, ये सारी स्टेज उसके स्टमक में जाएंगी, साथ में ये भी जाएगा, सबको डाइजेस्ट कर जाएगा एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। ये मॉस्किटो के स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते। समझ में आया। अब ये गैमिटोसाइट गैमीट बनाएंगे, ये मेल गैमीट बनाएगा, ये फीमेल गैमीट बनाएगा। कोई डाउट। और गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड हैं, माइटोटिक डिवीजन से गैमीट बनेंगे, मियोसिस नहीं होगी। गैमीट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बनेगा, डिप्लॉइड, जायगोट में फिर मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे और उसको बोलेंगे स्पोरोजॉइट। यानी ये समझ में आ गया कि एक मॉस्किटो ने बाइट किया, लिवर में साइकिल चली, इसको बोलते हैं प्री इरेथ्रोसिटिक साइकिल, इसको बोलेंगे इरेथ्रोसिटिक साइकिल, प्री इरेथ्रो और इरेथ्रोसिटिक साइकिल। कोई डाउट। फाइनली क्या बना लिया इन्होंने, गैमिटोसाइट। अब मॉस्किटो ने बाइट किया, सारी सेल को डाइजेस्ट कर लिया एक्सेप्ट गैमिटोसाइट। गैमिटोसाइट गैमीट बनाएंगे, गैमीट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड कहां पर होगा, जाइगोट में क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस होने से क्या बनेंगे, स्पोरोजॉइट। हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉइड, और स्पोरोजॉइट्स अगेन सलाइवरी ग्लैंड में एंटर करके एक नए इंसान को फिर से इन्फेक्ट करेंगे। ये लाइफ साइकिल हो गई। अब बताओ कोई डाउट। वो गैमीटोसाइट तो ह्यूमन में ही बनेंगे, साइट, गैमीट नहीं बनेंगे। साइट, साइट यानी सेल जो गैमीट बनाएंगे लो टेम्परेचर पर। ठीक है, इतना कल आपको नोट करके लाना है, सिर्फ इतना। आगे पूरी लाइफ साइकिल में यहां पर एक स्लाइड पर ऐड कर दूंगा इसकी। ठीक है, और हम स्टार्ट कर देंगे कल एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड कैंसर। हाँ डायग्राम बिल्कुल बिल्कुल।
कोई डाउट? अब आप जा सकते हो। रिलैक्स मिल गया ना एकदम? क्या? अब एनर्जी आ गई, अब वासी किसी को नहीं आएगी, एकदम गायब। एग्जाम देने जाने से पहले नींद आ रही थी, जैसे एग्जाम खत्म हुए ना, नींद गायब। ये बच्चे हैं भाई, यही तो उम्र है। आए हैं पढ़ाई करने, और पढ़ाई करना ही नहीं अच्छा लगता। डॉक्टर बनना है पर एग्जाम देना नहीं अच्छा लगता, लगता है ना? और डॉक्टर बनना है पर एग्जाम क्यों होता है? बिना एग्जाम के होता। बच्चे हैं। बच्चा कहाँ समझता है ना ये वाली बात। चलो इतनी भीड़ क्यों है? जितनी सीटें उतने बच्चे होते हैं ना। यस। अब तुम इंडिया में आए हो तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो इंडिया नहीं जन्म नहीं लेते, अमेरिका जन्म लेते, भगवान से कहते हैं अमेरिका जन्म दो किसी अंग्रेज के घर में। चलो। टेंशन मत कर, ड्रग्स पूरे फीलिंग के साथ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीक आपका ड्रग्स और इवोल्यूशन कंप्लीट होगा, और फिर बायोटेक बचा है, बस बायोटेक एक साथ कराऊंगा, मतलब एक राउंड में ही कराऊंगा, मतलब उसके लिए 2 राउंड नहीं लगाऊंगा मैं यार। लास्ट क्लास में कुछ करोगे? वह मेरी लास्ट क्लास, मतलब कुछ तुम्हारे लिए करें? वही मैं पूछ रहा हूं उनसे। पर पार्टी यहाँ कुछ होती भी तो नहीं है, समोसे के अलावा कुछ है नहीं। नीट के बाद? नहीं वो तो खैर मेगा पार्ट, वो तो उसकी तो मतलब खुशी ही अलग होती है यार, सिलेक्शन की तो। तो तुम मतलब गांव में जाओगे, जहां रिश्तेदारी में जाओगे, बस। तुम 1-2 महीने तक तो तुम किसी को समझोगे ही नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तुम किसी को नहीं समझोगे, अपने टीचर को भी नहीं समझोगे उस समय। अरे सच, अरे 15 साल से ज्यादा हो गए इस फील्ड के अंदर। समझ में आया? हाँ। क्योंकि तुम बच्चे हो। रियलिटी कब नजर आएगी? जब 1 साल गुजर जाएगी। क्या यार फालतू में उड़ रहे थे, वही है, अभी भी तंगी हो रही है, वही चीजें, पैसे की जरूरत है। लाओ एमडी सर, यार कुछ जुगाड़ बताओ। नहीं नहीं, यूट्यूबर नहीं, यूट्यूबर हर कोई नहीं बन पाता। पैसे इतने नहीं आते यूट्यूब यूट्यूब से, वो तो ड्रामेबाजी है। ठीक है, समझ में आया? उन्हीं बच्चों की कह रहा हूं जो वहां पर जाकर के नाम उनका ले रहे हैं, पढ़ाया हमने, और अब फोन करके मुझसे कह रहे हैं कि सर बहुत बुरी स्थिति है, कहीं ना कहीं मतलब नहीं, पेपर बनाना, ये करना, उसमें कुछ जुगाड़ बैठाओ। ठीक है। अरे ठीक हो, बच्चा परेशान, तुम्हें पता है कि बहुत गरीब बच्चा है यार, सिलेक्शन ले लेता है, कभी कभी फीस की दिक्कत आती है। ठीक है, तुम तो बहुत मतलब परिवारों से आते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट हुए हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। मजाक नहीं है बेटा। तो उनको भी एडमिशन के भी पैसे चाहिए। अब कहीं ना कहीं जुगाड़ कराई जाती है। तुम्हें याद है एक बच्चा यहाँ आया था, इस ऊपर वाली क्लास में थी, कितना वो साइकिल चला के आया था वो। अब तुम्हें ऐसे बच्चे को कहाँ से, उसमें खाना भी नहीं खाया था कि पैसे नहीं थे उसके पास। समझ गया था मैं तुम्हें। तो ऐसे बच्चे बहुत हैं जो मेहनत कर रहे हैं, पर एक्चुअल में वो चीजें नहीं है। और एमबीबीएस सस्ती थोड़ी ना चीज होती है यार। तुम सरकारी में भी पढ़ोगे तब भी खर्चा है उसके अंदर। हॉस्टल है, रहना खाना तमाम चीजें हैं, मेंटेन करना। ठीक है, जब बच्चा 3-4 साल पढ़ता है तो घर पे थोड़ा सपोर्ट भी करना चाहता है कि घर पे महीने में 20-25 हजार भेज दूं कम से कम। समझ ना, थोड़ा मम्मी पापा को सारा, तो भाई डॉक्टर बन गया लड़का, पर घर में कोई हेल्प ही नहीं कर रहा, तो फिर तो बच्चे को लगता है थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, 1-2 घंटे दे करके, अगर इतना हो जाए कि घर पे मैं 20-25 हजार भेज पाऊं, सपोर्ट होता है। तो बस खैर हम तो कोशिश करते हैं, जहां जहां हो सकता है वहां बच्चे को कनेक्ट करा देते हैं, जहां जहां हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। पर 4-5 महीने की जो स्टार्टिंग की जर्नी होती है ना, बच्चा एकदम हवा में होता है, एकदम हवा में। बस हम ही हैं।
बेचारी खा भी नहीं पा रही है। खाऊंगा नहीं तेरा खाना, टेंशन मत कर, तू मस्त होके खा। खाते में कभी शर्माना नहीं चाहिए, क्वेश्चन पूछने में कभी हिचकना और शर्माना नहीं चाहिए। बिंदास होके पूछो, बिंदास होके खाओ। समझ रहे हो? हाँ, गलत काम करने में हेजिटेट करना चाहिए। सुट्टा लगाने में आसपास देख लो, नजर भी ना आ जाऊं मैं। सही बात है ना? कहां पर? तू ले चलता मुझे, तुम वहीं ठोकते दो चार ढंग से, डंडा लेके चलते। देखे थे लड़की? इधर तू क्या तू नाम बदनाम कर रहा है यार?